चैप्टर है मनी। तो फिर वही करो जैसे मैं पहले बताता हूँ कि हैंड फ्री लगा लो, उसके बाद बुक सामने खोल के बैठो। जो-जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ और जो कहूँगा उसको लिखना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत अहम होता है। ये चैप्टर ना थोड़ा-सा अजीब-सा है, मैं इतना बता दूँ। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आसान भी नहीं है, अजीब है। क्योंकि पता ही नहीं इसमें क्या पढ़ा रहे होते हैं। बहुत अजीब-सी बातें खैर इसमें पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मनी। अब मनी को देखो तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में जाएँ तो हमें बार्टर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। यानी हमें ये शुरू से लेकर मनी की, पैसे की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। अब बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम ये होता था कि जब पैसे थे ही नहीं, जब नोट या फिर कॉइन्स थे ही नहीं, तो फिर कैसे चीज़ों की खरीदो-फरोख्त होती थी? तो इस तरह से होता था अगर किसी आदमी को चावल चाहिए और दूसरे को आटा चाहिए, तो वो फिर आपस में एक्सचेंज करते थे कि वो उसको आटा दे देता था, जिसको आटा चाहिए और फिर जिसको चावल चाहिए, वो उसको चावल दे देता था। ठीक इसी तरह से अगर किसी को कुर्सी चाहिए तो वो उसके बदले कुर्सी दे रहा है, किसी को बकरी चाहिए तो बकरी के बदले वो उसको कोई और चीज़ दे रहा है, मिसाल के तौर पे फर्नीचर का घर का कोई पार्ट दे रहा है। तो ये क्या है? ये है कि उस टाइम पैसे नहीं होते थे तो फिर चीज़ों की जो है मतलब चीज़ों को ही बस अदल-बदल करते थे। इवन कि बड़ी-बड़ी ट्रेड्स भी प इस तरह होती थी कि भई 100 गाय दे दी, भैंसें दे दी, तो उस टाइम पैसों का कोई सीन नहीं था क्योंकि तब पैसा अलग से पेपर मनी होना, कॉइन्स होना इसका कोई रिवाज नहीं था। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम जो कि बहुत पहले था, बहुत ज़्यादा पहले, हज़ारों साल और बार्टर सिस्टम से ही लोग काम चलाते थे कि अगर मिसाल के तौर पर मेरा हमसाया है, तो वही बात आ गई, उसको अगर आटा चाहिए, मुझे चावल चाहिए, वो मुझे चावल देगा, मैं उसको आटा दूँगा, खत्म। लेकिन अब देखो ना, इसमें बहुत से मसाइल भी तो हो सकते हैं। अब मसाइल आप खुद से सोचो क्या हो सकते हैं? अगर सोचोगे ना, अगर ज़हन लड़ाओगे कि वाटर सिस्टम के अंदर क्या मसाइल हो सकते हैं, तो फिर ये पूरा पेज हो गया। सबसे पहला मसला तो ये हो सकता है कि अगर मुझे चावल चाहिए और उस बंदे को आटा चाहिए, उसके पास चावल है मुझे देने के लिए, लेकिन मेरे पास आटा ना हुआ तो खत्म, समझ आ रही है? मेरे पास दालें हैं, एक और बंदा है उसको दालें चाहिए और मुझे क्या चाहिए था? चावल। अब उसको दालें चाहिए, लेकिन वही बात मेरे पास चावल फिर भी नहीं आएँगे, वो मुझे चावल नहीं दे सकता। तो कहने की बात ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा मसला होता था चीज़ों की एक्सचेंज में, क्योंकि ये तब ही हो सकता था मुमकिन बार्टर सिस्टम जब 2 लोग स्पेसिफिक चीज़ों पर आमादा हो जाएँ, कि अगर पहले आदमी को दूसरे से जो चाहिए वो दूसरे के पास हो और दूसरे आदमी को पहले से जो चाहिए वो पहले के पास भी होना चाहिए, तो तभी ट्रेड होगी। अब यहाँ पर उसने हमें बार्टर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या थे, यानी इसकी क्या एक किस्म का आप ये समझो खामियाँ थी बार्टर सिस्टम की। पहले इसने कहा कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कि लोगों में जो होता था वो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो मुश्किल होता था। किस तरह से? अभी मैंने इशारा समझाया। बिल्कुल इस तरह से अगर मुझे किताब लेनी है किसी से, अब मैं चाहता हूँ मुझे उससे किताब मिल जाए। मेरे पास उसको देने के लिए बहुत कुछ है। कपड़े हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, घर के कुछ और सामान है। लेकिन वो कहता नहीं उसे कलम चाहिए, उसे पेन चाहिए। अब मेरे पास पेन देने की नहीं है, तो अब यकीन जानो मैं ऐसे किताब ले ही नहीं सकता, चाहे मेरे पास जो मर्ज़ी सामान हो। अब क्या पता कि कैसे मैं मज़ीद लोगों को ढूँढूँ, कोई ऐसा आदमी निकले जो अपनी किताब देने को तैयार हो। बस वो कलम की और कुछ ऐसी चीज़ की शर्त ना रख दे जो मेरे पास ना हो। 1 साल तो सिर्फ़ मुझे किताब खरीदने में लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का उर्दू का मतलब है कि चाहत में इत्तेफ़ाक होना। उसकी चाहत में सामने वाले बंदे की और हमारी चाहत में। तो ये इत्तेफ़ाक होगा तो बार्टर सिस्टम चलेगा, नहीं तो आप रुल गए। तो कहते हैं ये बहुत ही बड़ा मसला था बार्टर सिस्टम का कि जो 2 लोग आपस में ट्रेड करते थे उनके दरमियान कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। कि अगर पहले आदमी को कोई चीज़ चाहिए दूसरे के पास हो, दूसरे को चाहिए पहले के पास हो, तभी ट्रेड होगी। फिर आता है रेट ऑफ एक्सचेंज। अब देखो ना ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कहा यार ये ज़मीन है मेरी। उस टाइम तो यूनिट भी नहीं पता होंगे कितने मरला ये वो। बस ये ज़मीन है, हो सकता है वो 10 मरले हो। ये मैं आपको देता हूँ, इसके बदले वो बंदा कहता है कि मैं आपको 5 भैंसें दे देता हूँ। वो कहते हैं ठीक है। अब क्या पता वो ज़मीन की वैल्यू क्या थी और उन भैंसों की वैल्यू क्या होगी? हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो किसी को, हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बात बराबर हो जाए। पर ये बात उस टाइम किसी को नहीं पता था। उस टाइम तो कुछ भी चल रहा है। अब एक बंदा है, मिसाल के तौर पर उसको पेन चाहिए। अब दूसरा बंदा कहता है ठीक है, आप अपने घर से जो फर्नीचर है ये उठा के ला दो, मैं आपको पेन दे देता हूँ। अब हो सकता है उसको अशद ज़रूरत हो और उसको फर्नीचर की ज़रूरत ना हो, वो दे देगा जाके उसको फर्नीचर पेन की खातिर। तो ये क्या है? ये रेट ऑफ एक्सचेंज का नहीं पता, क्योंकि कोई वर्थ ही नहीं बताई गई, कोई वर्थ फिक्स ही नहीं की गई, किसी भी चीज़ की। तो कहते हैं ये भी बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा मसला है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा 1 बोरी चावल दे रहा है, तो दूसरा बंदा 1 बोरी अखरोट दे रहा है। उनके दरमियान ट्रेड हो रही है। अब हालाँकि अखरोट वाले को कितना नुकसान है, लेकिन फिर भी
क्योंकि एक स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं किया गया। उनको तो यही है बस एक बोरी आ रही है, एक बोरी जा रही है, बार्टर सिस्टम। तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है कि एक एक्सचेंज रेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, ये चीज़ बार्टर सिस्टम में नहीं थी। मेरी बात समझ आ रही है ना? फिर है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। हाँ, अब ये है कि देखो ना, जो गुड हमने बार्टर सिस्टम के लिए यूज़ करना है, अब उसको हम डिवाइड भी तो नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे एक पानी की बोतल चाहिए या किसी भी चीज़ की बोतल चाहिए, एक मामूली सी चीज़ चाहिए। चलो हम कह देते हैं मुझे पेन चाहिए, ठीक है? अब पेन चाहिए, लेकिन मेरे पास ना कुछ पेन के लिहाज का देने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं अब क्या करूँ? मेरे सामने कुर्सी पड़ी हुई है इस टाइम। तो अब पेन के बदले जो पेन मुझे चाहिए बेसिकली, अब मैं वो कुर्सी काट के दे दूँ उस बंदे को, उसके काम की तो नहीं है ना। तो फिर तो मुझे कुर्सी पूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी वांट जो है इस टाइम वो पेन की है। लेकिन मुझे पता है ये बात सही नहीं है कि कुर्सी की एक वर्थ है पेन के मुकाबले में। काट के दूँगा तो वो तो किसी काम की नहीं है उसके लिए। कि कोई भी सामान है, तो अगर मैं उसको आधा कर देता हूँ, जैसे अलमारी है, कोई कुछ भी है, तो उसके बाद उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहती। उसके लिए उसके साथ हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा कि वो बंदा मानेगा ही नहीं। वो कहेगा ये आधी जो कुर्सी है या आधी अलमारी है वो भी अपने पास रखो, कलम भी मैं नहीं देता। तो ये भी था बार्टर सिस्टम में। अब आज के दौर में ये सेम सिनेरियो अगर हम सोचें, कुर्सी जाके बेच दो, ठीक है? उसके बाद जाओ और जितने पैसे हैं उसमें से 300-400 का पेन ले लो जाके। ये आज की सिचुएशन है, लेकिन उस दौर में पैसा नामी चीज़ ही नहीं थी। तो वहाँ पर ये था कि गुड्स को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते थे। क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स हैं उनको डिवाइड किया, कुर्सी को आधा हमने काट दिया, हाँ? तो उसकी 2 टाँगें बचा दी सिर्फ़, तो वो किसी काम का नहीं है। उसको बार्टर सिस्टम में यूज़ भी नहीं कर सकते। हाँ, अब उसको लकड़ी के तौर पे बेच दो, ताकि लोग आग जला लें। तो कहते हैं ये भी बार्टर सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि वहाँ पर कुछ गुड्स ऐसे भी हैं कि जिनको डिवाइड कर देंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और वाक़ई ऐसा था। फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि बार्टर सिस्टम में हम स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर कुछ ऐसा हम उगाते हैं, जैसे टमाटर है, एक किसान है वो टमाटर उगाता है, ठीक है? अब उसने टमाटर इतना सारा उगाया, उसे स्टोर कर लिया। अब जब स्टोर करेगा वो तो कुछ दिनों में खराब हो जाएँगे। तो मतलब उसने जो वेल्थ बनाई है, उसको जल्दी-जल्दी उसको यूटिलाइज़ करना होगा। आज के दौर में वो बेच के पैसे कमा लेगा, पैसा अपने पास रखेगा, उसको रोज़ खर्च करेगा। लेकिन बार्टर सिस्टम यानी तब की बात है जब पैसा होता ही नहीं था। अब ये क्या करेगा? लोगों के घर जाएगा, उनको कहेगा प्लीज़ ये मेरे साथ कुछ भी एक्सचेंज कर लो, बस कर लो ताकि ये खराब ना हो जाए। लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बोरियाँ टमाटरों की लेकर, शायद मुश्किल से उसको आटा दें, मुश्किल से उसको चावल दें, मुश्किल से कोई बकरी वग़ैरह दे दे अपनी। तो ये क्या है? खैर बकरी बहुत ज़्यादा हो गया यार, मुझे ना बस एग्ज़ाम्पल समझ नहीं आ रही है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। तो ये सब क्या है? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जब हम इनको स्टोर नहीं कर सकते ना, तो फिर बार्टर सिस्टम वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ेल हो जाता है। क्योंकि फिर उस बंदे को जितना जल्दी हो सके गुड्स को एक्सचेंज करना होता है, ऐसा गुड लाना होता है जिसको स्टोर किया जा सके जो खराब ना हो। और इनके आज के दौर में देखें तो पैसे का सिस्टम होता है, तो वो सब कुछ बेच के सुकून से पैसे के साथ बैठता है और फिर सारा साल ही उन्हीं पैसों पे मज़े करता रहता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था बार्टर सिस्टम का। ज़ाहिर-सी बात है पुराना दौर था, उसके डिसएडवांटेज तो अब निकलते ही रहेंगे। फिर आ रहा है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। सबसे बड़ा मसला जो था वो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का था। अब एक आदमी है मिसाल के तौर पर उसने एक जगह घर बनाया हुआ है, ज़मीनें, उसके पास सब कुछ है। अब वो चाहता है दूसरे शहर में, दूसरे गाँव में शिफ्ट होना। आज के दौर में क्या होगा बताओ? बेच के दूसरी जगह घर ले लेंगे, ठीक है? लेकिन उस दौर में पैसा नहीं था। उस दौर में दूसरी जगह जाओ, वहाँ पर किसी आदमी की ज़मीन हो, मिसाल के तौर पे मैं मुल्तान से जाता हूँ इस्लामाबाद। अब मेरी मुल्तान में 10 मरला है, इस्लामाबाद भी मुझे 10 मरला चाहिए। अब सबसे पहले तो मैं एक बंदा ढूँढूँगा इस्लामाबाद में जो 10 मरला बेचने को तैयार हो। उसके बाद जब वो मिलेगा, तो वो बंदा ये भी होना चाहिए कि वो मुल्तान वाली 10 मरला खरीदने को भी तैयार हो। क्योंकि मैं जो है अगर 10 मरला इस्लामाबाद की ज़मीन ले रहा हूँ, तो उसके बदले में 10 मरला मुल्तान की दे रहा हूँ। अब देखो कितने ऑड्स कितने हैं इसके, बहुत कम। और उसके बाद अगर वो मान जाता है, तो ठीक है, वो यहाँ पर आ जाए और हम इस्लामाबाद चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको फिर अब ऐसे लोगों को ढूँढना होता है, बेसिकली बात वही आ जाती है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली। क्योंकि जब 2 लोगों का कोइंसिडेंस होगा वांट्स में, तभी जाके बार्टर सिस्टम काम करेगा। फिर कुछ वैसी वेल्थ होती है, भैंसे, बकरे वगैरह, वो आपको वहीं पर ही एक्सचेंज करके आना पड़ जाता है। मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम में ना मोस्टली लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ का बहुत फ़ायदा भी हुआ है अनइंटेंशनली, ठीक है? उसके बाद आता है डिफिकल्टीज़ इन टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन में जैसे अगर हुकूमत है, उस दौर में भी हुकूमत होगी ना, अपना तर्ज होगा, उस दौर में भी तो खज़ाना होता होगा ना हुकूमत का, किसी बड़े सरदार का। तो सोचो जो वज़ीर ख़ज़ाना है, जो मुल्क का ख़ज़ाना है, ठीक है? तो उसके अंदर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, उसके अंदर बकरी मरी हुई पड़ी हुई है, मुर्गी पड़ी हुई है, फिर उसके अंदर किताब पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब टैक्स कलेक्ट करने जाते हैं, कोई आटे की बोरी दे देता है, कोई सेब की थैली दे देता है, तो कोई चारपाई अपने घर से उठा के दे देता है, तो कोई किताबें दे देता है। ये सब क्या है? वो क्या करें? उनके पास पैसे थोड़ी हैं। उनको क्या पता पैसा क्या होता है? ये है बार्टर सिस्टम। तो वो कहता है कि ये टैक्स कलेक्शन भी अज़ाब बनाया हुआ है बार्टर सिस्टम ने, और
ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली डिसएडवांटेजेस हैं, इनको एक बारी पढ़ लोगे सब समझ आ जाएगा। नहीं भी पढ़ते, ज़हन पे ज़ोर दो, बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो वो मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है जो कि है मनी। अब आपने कान खोल कर बात सुननी है। अब जितनी भी हमने ज़हन में पैसे के बारे में चीज़ें बनाई हुई हैं, उसको निकाल दो और अब नए सिरे से कॉन्सेप्ट को समझो। कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में पेश की जा सके या एक्सेप्ट की जा सके, गुड्स या सर्विसेज़ के लिए, फिर से समझो। मैं अगर कोई चीज़ खरीदता हूँ, वो चाहे गुड है या फिर सर्विस है, और मैं जिससे खरीदता हूँ, वो एक्सेप्ट करता है मेरे उस चीज़ को, पैसे को। मैं पैसा देता हूँ, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो मुझे गुड्स दे देता है। मैं बाहर से सामान लेने जाता हूँ, वो मेरे पैसों को, नोट को एक्सेप्ट कर लेता है, मुझे सामान दे देता है। ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में गुड्स या सर्विस खरीदने के लिए एक्सेप्ट की जा सके या दी जा सके, ठीक है? दुकान वाला पैसे भी तो दे सकता है ना। एक्सेप्ट की जा सके या फिर पेश की जा सके, उस चीज़ को बोलते हैं मनी। मनी, कोई भी चीज़ हो वो, कोई भी चीज़ हो। अगर एक बंदा अगर एक बंदा आपके पास आता है आटा लेने, उसके पास चावल है, वो आपको चावल देके आटा ले रहा है, वो चावल भी मनी है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ पेश की जो आपने एक्सेप्ट कर ली। मनी क्या होता है? कुछ भी चीज़, गुड्स या सर्विसेज़ खरीदने के लिए जो चीज़ पेश की जाए। अब मैं मोस्ट जो सिंपलेस्ट वर्ड्स मेरे ज़हन में आ रहे हैं, उससे समझा रहा हूँ कि गुड्स और सर्विसेज़ खरीदने के लिए जो भी चीज़ पेश की जाए मार्केट में, उस चीज़ को मनी बोलते हैं। मनी का मतलब सिर्फ़ ये पैसा नहीं, पेपर मनी इसको बोलते हैं बेसिकली, मनी नहीं बोलते। अगर मैं आटा लेने जा रहा हूँ चावल देकर, तो चावल भी मनी है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़, गुड्स और सर्विसेज़ खरीदने के लिए जो पेश की जा सके, उसको मनी बोलते हैं। क्लियर है? इसको फिर से दोहराओ कि कोई भी चीज़ मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज़ खरीदने के लिए एक्सेप्ट की जा सके, उसको मनी बोलते हैं। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और accepted as a reward against factor of production is referred as money. Against the factors of production, factors of production क्या है? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो बेसिकली इनका रिवार्ड जो आता है, जो हम लैंड को अगर किराए पे दें तो उसका रिवार्ड भी आता है, एंटरप्रेन्योरशिप हम करते हैं उसका हमें प्रॉफिट आता है, कैपिटल का गेन आता है और इस तरह से। तो इनका रिवार्ड भी होता है मनी। इस चीज़ को देखो बस ध्यान में रखना है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी चीज़ मार्केट में पेश की जा सके गुड्स और सर्विसेज़ को खरीदने के लिए वो मनी है, बस। और हम कह देते हैं हाँ, ये रिवार्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि मनी ऐसे तो नहीं आ जाती ना, कुछ तो पेश करना ही पड़ता है ना, फिर उसके बाद जाकर पैसे आते हैं। फिर आगे प्रोफेसर क्राउथर की एक डेफिनेशन है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि मनी में बी डिफाइंड एज़ एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज़ अ मेजर ऑफ एज़ अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। कि मतलब तबादले के लिए कोई भी चीज़ जो है वो जो एक्सेप्ट की जा सके, तो उसको क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। ठीक है ना? जैसे आपस में आप मोबाइलों का तबादला कर लेते हो, तो एक मोबाइल दिया, दूसरा ले लिया, एक ही वर्थ का, तो वो मोबाइल भी मनी है, ठीक है? और वो उसने एक और बात कर दी, उसने कहा एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज़ अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये इसने बात में थोड़ा इज़ाफ़ा किया, उसने कहा जो मनी है, ये ठीक है जनरली एक्सेप्टेबल होगी मार्केट में, और लेकिन साथ-साथ ये स्टोर ऑफ वैल्यू का काम भी करती है। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? क्योंकि पत जैसे हर चीज़ की एक वैल्यू है। 1 केजी अगर चावल हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उस चीज़ का और उसका एक रेट फिक्स किया हुआ है। तो ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, ये मनी के पास है। पहले दौर में इस तरह नहीं होता था। वज़न और चीज़ की क्वालिटी, इस चीज़ को नहीं मद्देनज़र रखा जाता था। सिर्फ़ एक चीज़ को रखा जाता था कि आपस में कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है या नहीं। अब प्रोफ़ेसर क्राउथर कहना क्या चाह रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू, ये अभी मैं समझाता हूँ। ये अभी समझ आ जाएगा सारा। ठीक वो एग्ज़ाम्पल जो मैंने दी थी कि टमाटर वाले खेत की। अब देखो ना, वो स्टोर नहीं कर सकते ना टमाटरों को, वो खराब हो जाएँगे। तो उसको जल्दी-जल्दी एक्सचेंज करवाना है। लेकिन वो कहते हैं ये देखो, एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज़ अ मेजर एंड स्टोर वैल्यू। लेकिन मनी तो वो है, जो स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम कर सके। मतलब यहाँ पर उसने पिछली डेफिनेशन को रिन्यू कर दिया। जब मैंने आपको कहा था कि यार आटा दे दो अगर आप चावल खरीदने के लिए, तो आटा मनी है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि टमाटर दे दो आप चावल खरीदने के लिए, तो वो पहली डेफिनेशन के मुताबिक है, दूसरे के मुताबिक नहीं है। क्योंकि दूसरे के मुताबिक मनी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो स्टोर भी हो सके, जो एक स्टोर होने की वैल्यू रख सके, अपनी वैल्यू लूज़ ना करे वो। अब वो चीज़ टमाटर में तो नहीं है, ठीक है? तो टमाटर मनी की डेफिनेशन से हट गया प्रोफेसर क्राउथर के मुताबिक। प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं कि मनी के अंदर एक स्टोरेज वैल्यू होनी चाहिए, कि जब हम उसको स्टोर करें उसकी वर्थ होनी चाहिए। लेकिन टमाटर तो बहुत जल्दी खराब हो जाएँगे, तो इसलिए प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं कि ठीक है, पहली वाली डेफिनेशन को ही हम रिन्यू कर देते हैं कि मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज़ खरीदने के लिए जो भी चीज़ एक्सेप्ट की जाए वो मनी है। लेकिन एक और बात, उसको स्टोर भी किया जा सके और जब स्टोर करें तो उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। तो देखो ना, वक़्त के साथ-साथ मनी की डेफिनेशन इस तरह चेंज होती रहेगी। खैर, अब मनी के 4 फंक्शन बताए मैं। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है।
हमें एक्सचेंज करना चीज़ों को, किताब की जगह कलम चाहिए, किताब की जगह हमें मोबाइल चाहिए, कुछ भी, चावल की जगह आटा चाहिए, तो ये सब मनी करता है। इस पॉइंट को तो समझाने की कोशिश करें। टू एक्ट एज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट, अब हमें मनी ही बताएगा यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी बताएगा कि एक मरले का क्या रेट है, एक भैंस का क्या रेट है, क्या एक मरले के बदले एक भैंस दी जा सकती है या नहीं? अगर मरला महँगा है, तो भैंस के साथ और क्या-क्या चीज़ें देनी चाहिए? तो ये जो यूनिट ऑफ अकाउंट है, अकाउंटेबिलिटी का एक फैक्टर है, ये मनी के बाद आया है। क्योंकि हर चीज़ का हमने एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया है कि ये चीज़ इतने पैसों की है या फिर ये चीज़ इतने पैसों की नहीं है। तो ये जो यूनिट ऑफ अकाउंट है, अब जैसे मिसाल के तौर पर पिछले दौर में कोई बंदा आ रहा है, आपसे सिर्फ़ थोड़ा-सा आटा लेने, मुश्किल से 1 कटोरा कह दो, तो अब उसके बदले वो अपने घर से मान लो साइकिल अपनी जो है वो दे के जा रहा है आपको। तो मतलब हो सकता है उसकी मजबूरी हो, साइकिल उसको काम भी ना आती हो, लेकिन ये चीज़ फिर मनी ने खत्म कर दी, क्योंकि उसका एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, वो बताती है कि वर्थ किस चीज़ की कितनी है और उस हिसाब से दो। आप साइकिल दे के जा रहे हो ठीक है, 1 महीने के लिए दे दो बस, या तो फिर आप साइकिल का टायर दे दो उनको, कुछ भी। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी की चीज़ है, ये पैसे ने बताई, इससे पहले नहीं थी। फिर कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? अगर मैं आज अपनी ज़मीन बेच देता हूँ और फिर उसके बाद इस्लामाबाद जाता हूँ, वहाँ पे ज़मीन खरीदता हूँ, तो ठीक है, मान लेते हैं वहाँ थोड़ी-सी महँगाई हो सकती है, वहाँ पे ज़मीन महँगी हो सकती है, पर रेट इतना तो नहीं गिर जाएगा ना। कि सोच लो बार्टर सिस्टम है और एक बंदा है वो मुल्तान में ज़मीन लेना ही नहीं चाह रहा। वो कहता है मैं इस्लामाबाद में देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ लाहौर में मिल जाती तो नहीं, मैं कह रहा हूँ सर मैं तो मुल्तान से हूँ। देखो अगर आप मुल्तान से हो तो आपको ज़मीन के साथ-साथ 3 भैंसें भी देनी पड़ेंगी, नहीं तो मेरा कोई मूड नहीं है, मैं तो लाहौर जाऊँगा। अच्छा ठीक है सर, आप इस्लामाबाद वाली ज़मीन दे दें, मैं मुल्तान वाली ज़मीन भी देता हूँ, 3 भैंसें भी देता हूँ। तो ये क्या हुआ? समझ रहे हो ना बात को? तो ये नुकसान है सिर्फ़। अब इसी चीज़ को हम पैसों में कन्वर्ट कर देते और उसको भी पता होता कि मेरी ज़मीन की क्या वैल्यू है, तो फिर जाकर ये इतना ज़्यादा मसला ना बनता। तो ये चीज़ है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि एक स्टोरेज वैल्यू होनी चाहिए पैसे के अंदर। अब यहाँ आप ये ना कहना कि यार पैसा तो बहुत गिर भी जाता है, कभी-कभार उसकी वैल्यू बढ़ भी जाती है। वो बात ठीक है, वो तो वक़्त के साथ होता रहता है। आपको पता है अगर इन्फ्लेशन सिर्फ़ 1 साल आए, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये तो थोड़ा बहुत तो चलता है। इन्फ्लेशन कुछ सालों तक हो, जब प्राइस लेवल बढ़ता रहता है तब उसको जाके इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट वैल्यू गिर जाएगी, ऊपर चली जाएगी। कुछ अरसे तक आपका वो स्टोर जो आप करते हो पैसों को, वो काम देगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, स्टोर ऑफ वैल्यू तो पैसे में है नहीं। यार ये होगा भी सही तो कब? 10 एक साल लग ही जाएँगे इस चीज़ को। तो फिर इसीलिए कहते हैं कि जो पैसा है उसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू की भी ताकत है। वही बात आ गई, आप टमाटर वाले खेत की एग्ज़ाम्पल ले लो। एंड में टू एक्ट एज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी ऐसी पेमेंट्स जो हमने करनी है लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ना मैंने किसी के 10,000 देने हैं और मेरे पास नहीं है अभी बिल्कुल भी। मैं ऐसे कहता हूँ कि यार आप अगले साल 12,000 ले लेना, तो शायद वो मान भी जाए, उसको भी ज़रूरत ना हो। तो ये चीज़ पैसों से पहले तो नहीं थी ना, पैसों से पहले तो चलो मान लेते हैं थी। किसी को एक भैंस देनी थी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं उससे कहता हूँ यार मैं ना आपको भैंस के साथ 2 बोरियाँ आटे की भी दूँगा। लेकिन जो अब हो सकता है वो जो 2 आटे की बोरी है, वो ज़्यादा हो जाए। जैसे इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा हो जाए, उससे कम भी हो सकता है। तो एक जो स्टैंडर्ड मुकर्रर किया वो पैसे ने किया। मेरी बात नहीं समझ आई होगी, चलो मैं समझाता हूँ देखो। मिसाल के तौर पर अब जैसे अगर आज 10,000 की जो वैल्यू है, हो सकता है अगले साल ये वैल्यू गिर जाए और उसके बाद अगले साल का 11,000 आज के 10,000 के बराबर हो। ठीक है? इसी तरह से अगर हम वो भैंस और वो बोरियों वाली एग्ज़ाम्पल लें, तो वो भी बिल्कुल ऐसे है कि 2 बोरियाँ इसलिए दी हैं क्योंकि पैसे की वैल्यू गिर गई। लेकिन फिर पैसे ने हमें वाज़ह तौर पे ये बताया कि देखो इतने परसेंट से इस साल इन्फ्लेशन हुई है और वैल्यू गिरी है। लिहाज़ा अगर मैं ये परसेंटेज लगाता हूँ, तो फिर जो आपको है वो इतना इज़ाफ़ी अगले साल देना पड़ेगा। और अगर 10,000 आज चाहिए और अगर आज मैं नहीं दे सकता, तो फिर स्टैंडर्ड तो ये बताता है कि अगले साल मुझे 12,000 देना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड जो है सिर्फ़ इसी को पैसा जो है वो सिर्फ़ स्टैंडर्ड लेकर आया बार्टर सिस्टम के अंदर, ये आपको समझना होगा। तो शायद वो दूसरा बंदा मान भी जाए। और मान जाए तो ठीक है, ये बात भी हमें पैसे ने जो हमें हेल्प की हमारी डेफर्ड पेमेंट्स में, मतलब ऐसी पेमेंट जो कि हमने अभी करनी है लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो ये चीज़ भी किसने हेल्प की? पैसे ने। तो ये 4 मेन फंक्शंस हैं पैसों के। जो इसके बाद हैं द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वक़्त के साथ-साथ इकोनॉमिस्ट्स के दरमियान क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया मनी को लेकर। पुराने दौर वाले लोग इसके बारे में क्या सोचते थे, फिर आगे आने वाले और फिर इस तरह अब जो जदीद दौर है इस हिसाब से। तो इस चीज़ को ना बड़े गौर से समझना है। देखो, सबसे पहले तो कहा गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के बारे में कि उनका ख़्याल बताया हुआ है कि इनके लिहाज़ से मनी क्या है। फिर केन्जियंस इकोनॉमिस्ट के बारे में और फिर मॉनेटरिस्ट के बारे में, जो आजकल के हैं। अब इन तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है मनी के बारे में और इकोनॉमी के बारे में, इन दोनों के बारे में। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पैसे का इकोनॉमी पर कोई ताल्लुक नहीं है। मनी का इकोनॉमी से कोई लेना-देना नहीं है।
वो कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, मार्केट बिल्कुल क्लोज़ हुई पड़ी है, ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच रहा है, तो इससे होगा क्या? कि अगर कोई खरीदने वाला नहीं है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ की प्राइस कम होने लग जाएगी क्योंकि डिमांड के मुताबिक प्राइस होती है। और फिर जब प्राइस कम होगी तो फिर वो लोग खरीदना शुरू कर देंगे। फिर डिमांड बढ़ जाएगी, फिर प्राइस बढ़ेगी, फिर लोग नहीं खरीदेंगे, फिर डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगी, फिर सॉरी प्राइस कम होगी, फिर लोग खरीदने लग जाएँगे। तो वो कहते हैं इस चीज़ का मनी से क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं। तो मनी को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पैसे का इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है, इकोनॉमी खुद को खुद ही ठीक कर लेगी। ये बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही हैं जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब अगर नहीं करना चाहिए, तो क्या है फिस्कल पॉलिसी? क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? हुँ? चलो ठीक है, गवर्नमेंट फिस्कल बनाती है, मॉनेटरी स्टेट बैंक बनाता है, लेकिन वो होती तो गवर्नमेंट की तरफ से ही है ना स्टेट बैंक भी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये पहले कहा जाता था और इसलिए ये लोग कहते हैं कि पैसे का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी में। इकोनॉमी खुद को खुद ही ठीक कर देती है और इसलिए इन्होंने कहा है कि जो पैसे का रोल है इकोनॉमी में, वो पैसिव है। क्या है? पैसिव है, मतलब उसका कोई रोल नहीं है। है भी सही तो बहुत ढका-छुपा रोल है। फिर आ जाते हैं केन्ज़ियन इकोनॉमिस्ट जो कि केन्ज़ियन साइंटिस्ट के जो इकोनॉमिस्ट था उसके बाद फिर इसका ग्रुप जो है जो जिसने केन्ज़ियन की बेसिकली आइडियोलॉजी को अपनाया। ये लोग कहते हैं कि जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं ना मनी जो है वो पैसिव है। केन्ज़ियन कहते हैं नहीं मनी एक्टिव है, पैसे का रोल होता है इकोनॉमी में। वो कहते नहीं है ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी खुद को खुद ही ठीक कर लेती है, कि अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा गुर्बत हुई पड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों की प्राइस कम हो जाएगी, लोग खरीदने लग जाएँगे। तो इस तरह से इकोनॉमी नहीं चलती। पैसों का रोल होता है इकोनॉमी को चलाने के लिए। अब वो किस तरह से? वो कहते हैं अगर मार्केट में बिल्कुल वही सेम सिनेरियो अगर हम सोचें जो क्लासिकल इकोनॉमी सोच रहे हैं, मार्केट में पैसा नहीं है, तो अगर प्राइसेज़ कम भी होंगी तो लोग नहीं खरीदेंगे चीज़ को, क्यों नहीं खरीदेंगे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं पैसा जब प्राइस कम होगी लोग खरीदेंगे और इस तरह से इकोनॉमी चलती रहेगी। केन्ज़ियन कहते हैं अगर डिमांड कम होने से प्राइस कम हो भी गई है तो तब भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पैसे कहाँ से आए? समझो बात को, गुर्बत है ना, बहुत गुर्बत हुई पड़ी है और उसके बाद इतनी गुर्बत मार्केट्स खाली हुई पड़ी हैं, तो अगर प्राइस कम कर भी दें, तो वो पैसे कहाँ से आए जो प्राइस कम पे देने हैं? लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि प्राइस कम पे जो पैसे हैं वो देने हैं, ठीक है, वो हैं बड़े, तो लोग वो क्यों खरीदेंगे? जब उन पे इतना बुरा टाइम आया हुआ है, तो वो तो यही कोशिश करेंगे कि वो अपनी जेब में कुछ पैसे रखें, तो वो तो नहीं खरीदेंगे। और अगर ऐसी बात है कि इतना कम रेट किया गया है, तो फिर बेचने वाला बेच ही क्यों रहा है? उसको तो फिर नुकसान होना चाहिए, प्रॉफ़िट तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये एक ऐसा सिनेरियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अज़्यूम करते हैं जो कि मुमकिन नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? केन्ज़ियन बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर प्राइस कम कर भी दी, तो सबसे पहले तो लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है और उनको पैसे अपने पास सेव रखने चाहिए। और अगर प्राइस हद कितनी कम की जा सकती है? प्राइस इतनी तो कम नहीं की जा सकती कि बंदे को प्रॉफ़िट ही ना हो। प्रॉफ़िट तो उस पर सूरत होगा दुकान वाले को। तभी तो उसने उतनी लोअर प्राइस रखी है, चाहे उसको 1% का प्रॉफ़िट 1% भी ज़्यादा है, 0.001% का भी हो, तो प्रॉफ़िट तो उसको होगा। तो कहते हैं लोग ये भी नहीं खरीद सकते। क्योंकि हालात ही ऐसे आए हुए हैं कि डिमांड कम हो रही है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट गलत बोलते हैं, ये केन्ज़ियन बोल रहे हैं। तो इनके मुताबिक गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए इकोनॉमी में। अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट लोगों को पैसे दे ताकि लोग खरीदें चीज़ों को और फिर इस तरह से इकोनॉमी वापस जगह पर आ जाए। अब घर जाके पैसे देने की बात नहीं हो रही। मैंने ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में। तो देखो गवर्नमेंट क्या करे, वो स्पेंडिंग बढ़ा दे, उसके बाद वो इंडस्ट्रीज़ लगाए जिससे लोगों को रोज़गार मिले, जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, जब लोगों को पैसा मिलेगा वो जाएँगे और मार्केट्स में दोबारा से खरीदो-फरोख्त होगी और इकोनॉमी चलेगी, ठीक है ना? अब ये अगर गवर्नमेंट ना करती तो खुद ब खुद ठीक नहीं होना था ये सब। गवर्नमेंट के जो हमसे टैक्स लेती है और जो मुल्क की इकोनॉमी सँभाल रहे हैं, ठीक है? तो उनको चाहिए वो इस तरह के मेजर्स लें। पिछले इकोनॉमिस्ट इस बात को नहीं मानते। तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करती है, एक इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि आप यूँ कर लो कि जो गवर्नमेंट है मिसाल के तौर पर उन्होंने बॉन्ड्स जो हैं वो बेचे हुए थे लोगों को। अब लोगों के पास तो पैसे नहीं है, उन्होंने बॉन्ड खरीद लिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने लग जाए उनसे और उनको पैसे देने लग जाए। उससे क्या होगा? लोग जिन-जिन के पास बॉन्ड है, उनके पास पैसे आते रहेंगे और उसके बाद वो फिर उन पैसों से क्या करेंगे, मार्केट में सामान खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट खुद ब खुद ठीक हो जाती है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ अपनानी पड़ती हैं, ये केन्सियन इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो आप ना बस मेन पॉइंट पे फ़ोकस करो, मैं एक मेन पॉइंट बता देता हूँ आपको दोनों का। देखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, इकोनॉमी खुद ठीक होती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है, पैसे का पैसिव रोल है, मतलब ऐसा रोल है जो कि रोल ही नहीं है उसका। और उसके बाद केन्सियन कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए जब इकोनॉमी खराब होती है और उसके बाद पैसे का रोल होता है इकोनॉमी में, पैसे का एक्टिव रोल होता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आया, तो ही उन्होंने चीज़ को खरीदा, तो ही एक डिमांड बनी, तो ही मार्केट चली, तो ही इकोनॉमी चली। ये इन दोनों में फ़र्क है और मॉनेटरिस्ट कुछ भी नहीं है। ये बस केन्सियन के ही थोड़े से एडवांस हैं। मॉनेटरिस्ट बोलते हैं कि
ठीक है, आपने जो है इंजेक्शन दे दिया पैसे का मार्केट में जिससे इकोनॉमी ठीक होने लग गई। लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं करनी। वो कहते हैं अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इकोनॉमी बेहतर करने के लिए तो वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। ये बात बिल्कुल ठीक की है इन्होंने, कि मिसाल के तौर पर वो इतना ज़्यादा पैसा अवाम को ना जनरेट करवा दे। अब देखो आप कहोगे कि ये क्या बोल रहा है मतलब, इतना ज़्यादा पैसा जनरेट ना करवा दे अवाम को, क्या गवर्नमेंट पागल है? कौन-सी गवर्नमेंट है जो अवाम को खुश रख के बैठी हुई है? और हम इस तरह की चीज़ पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा जनरेट ना करवा दे। क्या मतलब क्या चाहिए? करवाओ यार, गुर्बत है। समझ रहे हो ना? लेकिन देखो ना, वो जो जनरेट करवा रहे हैं, वो जो इंडस्ट्री लग रही है, वो उन्हीं लोगों के टैक्स से तो लग रही है। तो ये सिर्फ़ देखने में और सुनने में लगता है। असल में ये गलत है, ज़्यादा ये सब करना, क्योंकि उससे होगी इन्फ्लेशन। अच्छा समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉनेटरिस्ट हैं, ये कहते हैं कि ठीक है, केन्जियन इकोनॉमिस्ट वाले लोगों की बात ही है और हम भी वही लोग हैं, बस थोड़े-से एडवांस हैं ये लोग। ये कहते हैं कि जब इकोनॉमी की हालत बुरी होती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करे बट ज़्यादा ना करे, क्योंकि ज़्यादा का भी नुकसान है। वो कहते हैं कि आप छोटी-मोटी इंटरफेयर कर सकते हो कि जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ लगा ली और उसके बाद फिर इंडस्ट्री से लोगों को रोज़गार मिला और मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन वो कहते हैं आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई और उसके बाद बॉन्ड्स भी बेच रहे हो, आपने जो है वो जो बैंक के इंटरेस्ट रेट है उसको भी बिल्कुल कम कर दिया। कम कर देने से ये होगा ना कि लोग बैंक में पैसे ही नहीं रखवाएँगे, लोग अपने पास रखेंगे, खर्च करेंगे। आपने इतनी ज़्यादा सप्लाई पैदा कर दी पैसों की मुल्क के अंदर कि अब हर कोई बस खरीदता ही जा रहा है और फिर उससे क्या होगा? कि जब हर किसी के पास पैसा होगा तो सब गरीब होंगे। जब सबके पास पैसा होता है तो इसका मतलब सब गरीब होते हैं, ठीक है? अगर सबकी तनख्वाह 50-50 लाख है, तो दुकान वाला दुकान क्यों लगाएगा? या वो चीज़ क्यों बेचेगा 5,000 की? वो तो 5 वाली चीज़ को 50,000 की बेचेगा। तो यही बात है, वो ये कहना चाहते हैं कि पैसा हुकूमत ज़्यादा जनरेट ना करवा दे मुल्क के अंदर कि फिर इन्फ्लेशन हो जाए। बस एक लफ्ज़ मैंने समझाना था, इन्फ्लेशन। मॉनेटरिस्ट बोलते हैं गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करे कि इन्फ्लेशन पैदा हो जाए। अब इन तीनों में फ़र्क समझ आया होगा। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करे कि इन्फ्लेशन हो जाए। ये थोड़ा बहुत इंटरफेयर करे शॉर्ट रन में, ठीक है? शॉर्ट रन में। और फिर ज़्यादा इंटरफेरेंस करने से क्या होगा? ये इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा, लोगों के पास बहुत पैसा हो जाएगा, एक फ़िज़ूल का पैसा। कि मतलब वो बॉन्ड्स बेचे हैं और जो बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम किया है और उन्हीं के टैक्सेस को उठा के उनको जॉब्स प्रोवाइड किए हैं। फिर उसी से ही पैसा जो है वो जनरेट हो रहा है, फिर उसी से ही चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। उससे होगा ये प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मॉनेटरिस्ट कहते हैं गवर्नमेंट इंटरफेयर करे लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए ना करे नहीं तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। क्लियर है? इन तीनों का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझना ज़रूरी था और वो समझ लिया। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ मनी है। अब इस ना तमाम पेज में या टॉपिक में सिर्फ ये बताएँगे कि पहले दिन से लेकर आज तक मनी में क्या-क्या चेंजेस आई। जब बार्टर सिस्टम के बाद से जब पैसे का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आया, पैसा पैसा सुनते ही आप ये नोट करना चला जाया करो। जो भी चीज़ मार्केट में पेश की जाती है गुड्स और सर्विसेज़ खरीदने के लिए वो क्या है? वो पैसा है, ठीक है? तो पैसे में क्या-क्या चेंज आया वक़्त के साथ-साथ अब हम इसको देखते हैं। शुरू ये जो होती है ना, ये होती है कमोडिटी मनी। देखो, वो ये कहना चाहता है कि बार्टर सिस्टम के अंदर ही जब बार्टर सिस्टम थोड़ा-सा पुराना होने लगा, तो फिर पहली मनी इंट्रोड्यूस करवाई गई कमोडिटी मनी। ये कहा गया कि यार हम कुर्सी के बदले चावल, आटे के बदले बेड और पेन या कलम के बदले कपड़े, तो वो कहते हैं इस तरह से ना लोग ज़ाहिर है तंग होने लग गए क्योंकि किसी को क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। तो लोगों ने ना एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हम सिर्फ़ इन चीज़ों में ही ट्रेड करेंगे। और वो स्टैंडर्ड ये था कि वो बार्टर सिस्टम ही था पर उसको थोड़ा-सा उन्होंने स्पेसिफ़ाई कर दिया। उन्होंने कहा हम ट्रेड करेंगे जानवरों में, महँगे पत्थरों में, हड्डियों में, तम्बाकू में, इनमें। ये तीसरी लाइन में आप देखो ना कमोडिटी मनी की तो वहाँ लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन डिफरेंट गुड्स सच एज़ एनिमल्स, स्टोन्स, बोन्स, टोबैको, एरोज़ वर यूज्ड एज़ अ मीडियम फॉर एक्सचेंज। तो जब ये बेसिकली ना सीधी बात ये है महँगे पत्थरों और जानवरों में बेसिकली ट्रेड की जाती थी। कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप जानवर दे दो, इतना दे दो, ज़मीन, फर्नीचर, जानवर पर अगर जानवर एक जानवर जो है वो भी ज़्यादा हो रहा है कि आप कहते हो नहीं इस मेरा सामान इतना नहीं है कि एक छोटा-सा जानवर भी नहीं इस पे बनता, तो फिर स्टोन्स पर, बोन्स पर, इन पर होती है। तो यहाँ से शुरुआत हुई जब बार्टर सिस्टम के अंदर ही एक स्पेसिफिकेशन की गई कि हर चीज़ के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ 5-6 चीज़ें हम बार्टर सिस्टम में रख लेते हैं, पहली तरक्की बार्टर सिस्टम के अंदर कि आप इसके ज़रिए अब ट्रेड करो। फिर आती है जी मेटालिक मनी, समझ आ गया कमोडिटी का? हाँ, आ जाना चाहिए। मेटालिक मनी तो ज़ाहिर है, ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिक्कों को मेटल होता है ना, तो सिक्कों को क्या बोलते हैं? मेटालिक मनी बोलते हैं। अब यहाँ समझना थोड़ी-सी बात, वो है कि मेटालिक मनी 2 तरह की होती है, एक फुल बॉडीड मनी और एक टोकन मनी। देखो, अगर एक चाँदी का सिक्का है, क्या है? चाँदी का सिक्का है। सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है 500 मतलब ₹500 का सिक्का है। सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 500 मतलब 500 का सिक्का है, किस मेटल से बना हुआ है? चाँदी से बना हुआ है।
अगर तो वो चांदी भी 500 की ही है, सिक्के वाली, तो फिर उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। लेकिन वो चांदी का सिर्फ सिक्का है, चाहे चांदी इसमें जितनी मर्जी है, उस पे 500 लिखा हुआ है। हो सकता है कि 500 वाले सिक्के में भी उतनी ही चांदी हो जितनी 1000 वाले में हो, लेकिन सिर्फ अलग अलग सिक्के हैं, ये अलग अलग रेट है। तो फिर उस मनी को बोलते हैं टोकन मनी। अगर सिक्के की प्राइस अगर सिक्के की अपनी प्राइस, जैसे मिसाल के तौर पर आप एक बंदे के पास जाओ और उसको कहो यार आप छोड़ो इसको, कि सिक्का 500 का 1000 का है, सिक्के का मेटल देखो, ये जो धात है जिससे सिक्का बना हुआ है, ये आप मुझसे कितने में लोगे? वो कहेगा कि यार ये तो फुल बॉडीड मनी है। मतलब जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है, धात भी उतने का इस्तेमाल किया हुआ है, चांदी भी उतने का इस्तेमाल किया हुआ है। ये 500 का सिक्का है ना, ये 500 रुपए के चांदी का ही सिक्का है। समझो बात को, क्लियर कर रहा हूँ या नहीं? कि मिसाल के तौर पर ये अगर आप जो सिक्के की चांदी है इसे बेचो तो आपको 500 ही मिलेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि स्टील का, लोहे का सिक्का है 1000 का, अब वो तो इतना महँगा नहीं है। अगर मैं किसी को कहूँ यार ये आप मुझे छोड़ो, ये जितने का भी है, मुझे सिर्फ़ इसकी वैल्यू बताओ इस धात की, वो तो कहेगा ₹50 है, लेकिन सिक्का कितने का है? 1000 का। तो ये 2 अलग चीज़ें हो गई। या तो सिक्के की वैल्यू जो है उसकी धात की वैल्यू बराबर हो, या फिर नहीं होती। तो इसी तरह से ये 2 कैटेगरीज़ बन गई। अगर तो धात की, मेटल की वैल्यू ऊपर लिखी हुई वैल्यू के बराबर है, जैसे अगर ₹500 का चांदी का सिक्का है, तो वो ₹5 की चांदी से ही बना हुआ सिक्का, तो वो फुल बॉडीड मनी हो गई। अगर ₹5 की चांदी का सिक्का है और वो ₹100 की चांदी से बना है, जज मत करना 100 की चांदी का सुन के, लेकिन बस बात समझो, 100 की चांदी से बना है, तो वो क्या है? वो टोकन मनी है। ये हो गई, मैंने बात क्लियर कर दी। अब मैं डेफिनिशन समझाता हूँ। देखो, वो कहता है कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर है, तो फुल बॉडीड मनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है कि जैसे अगर चांदी का सिक्का है, तो जो सिक्का है बेसिकली चांदी का बना हुआ, तो उसका अपना क्या रेट है? वो चांदी जो सिक्के पे लगी हुई है उसका क्या रेट होगा? वो क्या है? वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या है? उसपे ठप्पा क्या लगा हुआ है कि वो 100 का है, 1000 का है, एक ठप्पा जो लगा होता है, एक साइन होता है। अब कितनी अजीब-सी बात है ना, मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पे किसी की आप आँखें बंद करवा के उसको नोट दो और उसको कहो गेस करो ये कितने का है? मुश्किल है? मुश्किल है। 10 का, 20 का, 50 का, 100 का। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन अगर हम फुल पॉकेट मनी की बात करें ऐसे सिक्कों की जिनकी प्राइस वैल्यू उनकी जो धात जिससे वो बने हुए हैं बराबर होता है, तो वज़न से बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि अच्छा चाँदी का इतना वज़न है, तो ये ₹1000 का सिक्का होना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गई फुल बॉडी मनी, कि जहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो और फेस वैल्यू मतलब वो जो ऊपर एक किस्म की स्टैम्प लगी होती है कि 100 का है, 500 का है, वो बराबर हो तो वो हो गई फुल बॉडी मनी। लेकिन फिर कुछ ऐसे होता है कि जिसके अंदर बराबर नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई लोहे का अगर सिक्का है, तो अगर लोहा ₹50 का है लेकिन सिक्का तो ₹1000 का है, तो उसके बाद यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर नहीं है, फेस वैल्यू ज़्यादा है। फेस वैल्यू क्या है? 1000 और इंट्रिंसिक वैल्यू कितने का है लोहा जी? 100 का। तो ये आपस में बराबर नहीं है और फेस वैल्यू ज़्यादा है, तो इस मनी को क्या बोलते हैं? टोकन मनी। मेरे ख्याल से इस चीज़ को ज़्यादा अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? फिर आती है जी पेपर मनी। अब पेपर मनी को आपने वो मनी नहीं समझना जब आप इस्तेमाल करते हैं, वो और चीज़ है। पेपर मनी की वो शुरुआत करते हैं इस तरह से हुआ कि जैसे अगर मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास ना बहुत सारा सोना होता था या सामान होता था, तो अब वो हर जगह सोना लेके तो नहीं फिर सकता, ना ट्रेड के लिए क्योंकि ज़ाहिर है लूट-मार का भी खतरा था और फिर कैरिंग का भी। तो वो सुनार के पास जाते थे, तो सुनार को मिसाल के तौर पे अगर 5 तोला सोना दिया तो सुनार फिर एक पेपर पे लिख देता था कि मेरे पास 5 तोला सोना इस बंदे की तरफ से, फिर वो अपनी स्टैम्प भी लगाता था। और मज़े की बात ये है कि अगर एक आदमी को दूसरे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, वो अपना सोना नहीं ले जाना चाहता, उसे डर है कि यार इसको कुछ मसला हो जाएगा। तो वो सिर्फ़ उसकी स्टैम्प लेके जाता है, उस सुनार की। तो वो दूसरे शहर में जाता है, दूसरे सुनार के पास जाता है, उसको स्टैम्प दिखाता है और उसको ये लेटर दिखाता है। इस पे सुनार ने लिखा होता है कि हाँ, मेरे पास 5 तोला सोना है इस बंदे का। और सुनारों की आपस में एक कम्युनिटी बनी हुई थी और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इवन के सुनार छोड़ो कि ये पेज दिखाकर जो सुनार ने दिया होता है गोल्डस्मिथ ने, ये दिखाकर सामान भी खरीदा जा सकता था। ये दिखाकर सामान भी खरीदा जा सकता था, तो ये एक इम्पोर्टेंस होती थी। अब ज़रा ये सोचो कि इस बात में और जो आजकल की पेपर मनी इस्तेमाल हो रही है, उसमें फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं। आज भी तो गोल्ड पीछे रख कर ही पैसे छापे जाते हैं। ठीक है, अब डॉलर है, लेकिन समझो बात को। और इसी तरह से पहले भी तो गोल्ड रख कर ही एक ऐसी चिट मिल जाती थी जिससे हम कुछ भी खरीद सकते थे। आज भी हमारे पास वही चिट ही तो है, जो पेपर मनी है। तो बस यहीं से शुरुआत हुई पेपर मनी की, तो समझ आ गई लोगों को कि असल बात ये है कि सिर्फ एक सोच का नाम है पैसा, एक भ्रम का नाम है पैसा। मनी हाइस्ट देखा हमने उसमें, उसके अंदर प्रोफ़ेसर क्या कहता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। एंड में तमाम जो स्पेन की इकोनॉमी है, स्पेन जो है उसका दिवालिया निकलने वाला होता है। लेकिन प्रोफ़ेसर क्या करता है, उसमें नकली सोना उनको रख देता है वॉल्ट में उनके।
उसके बाद सबको लगता है ठीक है यहाँ तो सोना है। वो क्या है? वो फेस वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो पैसा जो है ये सिर्फ़ एक भ्रम है कि हमने सिर्फ़ रिज़र्व रखवा दी है, हमें एक पेज मिल गया सुनार की तरफ से और उससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। ये एक बिलीव है जो लोगों के अंदर है कि हाँ, इसके पास मुझे देने के लिए हैं, तो मैं उसका सामान भी इसको दे देता हूँ। तो फिर यहीं से शुरुआत हुई पेपर मनी की। और फिर लोगों को समझ आने लगी कि पेपर के ज़रिए हर चीज़ हो सकती है। हम कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी ये जितना सारा मेटल लेके साथ फिरते थे सिक्कों का, उससे भी बच गए हैं। सिर्फ़ एक कागज़ के टुकड़े ने हर चीज़ कर दी। अब ये थी कन्वर्टिबल और इनकन्वर्टिबल 2 तरह से। कन्वर्टिबल का मतलब ये है कि जब आप ये चिट लेके दोबारा जाओ सुनार के पास, तो वो आपको आपका सोना दे दे और अगर वो नहीं देता तो फिर इसको इनकन्वर्टिबल बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना सुनार की बात खत्म करते हैं, क्योंकि सुनार तो आपको देगा ही और अब वो दौर भी नहीं रहा। अब बात ये आ गई कि जो पेपर मनी है, ये वाक़ई कन्वर्टिबल एक दौर में थी। यानी जो आज हम नोट इस्तेमाल करते हैं, एक वक़्त ऐसा था कि अगर मैं अपने पैसों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेकर जाऊँ, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि जितने मेरे पास पैसे हैं, मुझे इतना सोना दे दो। जितने मेरे पास पैसे हैं, मुझे इतना सोना दे दो। इसलिए तो वो लोग ज़्यादा पैसा छाप नहीं सकते, क्योंकि अगर जितने पैसे उन्होंने छापे हैं, ये वापस उनको दिए गए, उनको इतना सोना देना पड़ेगा। और अगर मान लो कि वो इतना सोना दे ही ना सकें, तो फिर तो ये इल्लीगल काम है, उन्होंने इतने पैसे छापे कैसे? उनकी हिम्मत कैसे हुई? तो एक ऐसा दौर था कि जहाँ पर अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में या स्टेट बैंक में किसी भी मुल्क के जो सेंट्रल बैंक होता है, इसमें ये चिट लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, तो वो आपको सोना दे देते थे। अब देखो यार, ये जो अमेरिका है और ईरान है, इसका मेन मसला यही है कि एक वक़्त था कि अमेरिका ने कहा कि आप ना गोल्ड रिज़र्व की जगह डॉलर को रिज़र्व रखना शुरू कर दो। और अमेरिका का ये भी दावा था कि अगर आप गोल्ड के रिज़र्व सॉरी डॉलर का रिज़र्व रखते हो, तो जब भी आप चाहो आकर हमसे गोल्ड ले सकते हो और इस चीज़ पर पूरा बिलीव कर सकते हो। तो सबने ऐसे ही किया। सबने फिर डॉलर्स को रिज़र्व रखना शुरू कर दिया गोल्ड की जगह। और एक वक़्त ऐसा भी आया था अमेरिका पर कि जब अमेरिका से गोल्ड की डिमांड की गई, डॉलर्स देखकर, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास इतना इनफ गोल्ड नहीं है। ये अमेरिका का ख़ैर हमेशा रहता है। तो उसके बाद से ही कन्वर्टिबल जो पेपर मनी है इसका सिस्टम खत्म कर दिया गया और इनकन्वर्टिबल मनी यानी अब आप स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक जाकर गोल्ड नहीं माँग सकते। ये सिर्फ़ आपका एक भ्रम ही है। एडवांटेजेस यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्या ही हो सकता है? मेटल से बच गए आप, कागज़ पर आ गए और मनी सप्लाई बढ़ाने पे भी ये इम्पैक्ट डालती है, ब्ला-ब्ला जो भी है इसको पढ़ लेना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। उसके बाद डिसएडवांटेजेस वो कह रहा है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? कि ये कॉइन नहीं है ना, कागज़ है, कागज़ तो फट भी सकता है, 5000 का कागज़ अगर बिला वजह फट जाए कितना बुरा लगेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद कह रहा है कि इंटरनेशनल पेमेंट्स के अंदर भी मनी की एक लिमिटेड एक्सेप्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री का एक अपना अलग स्टैंडर्ड है। तो फिर वो तो खैर अब डॉलर ने वो स्टैंडर्ड ले लिया। और ये सब डिसएडवांटेज है। फिर फिएट मनी वो मनी है जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक ऐसी मनी जिसकी फेस वैल्यू होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे मैंने बताया था कि उस पैसे की अपनी वैल्यू, जैसे अगर 500 का चांदी का सिक्का है और वो 500 रुपए की ही चांदी से बना है, तो ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। ठीक है ना? तो वो कहते हैं फिएट मनी जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। उस नोट की उस कागज़ की क्या वैल्यू होती है, जिस पर हमारा नोट बना होता है? अगर हम 1 मिनट के लिए कायदे-आज़म वगैरह की और सारी वो तस्वीर हटा दें, तो क्या वैल्यू उस कागज़ की? कुछ भी नहीं है। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, जो भी है फेस वैल्यू है। तो ऐसी मनी जिसकी सिर्फ़ फेस वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है, वो फिएट मनी होती है और वो वही मनी है जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है जी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है? मतलब वो पैसे जो हम उधार पे ले ले लेते हैं। अब वो किस तरह से, वो भी फिर एग्रीमेंट के ज़रिए होता है कि मैं ये बाद में दे दूँगा, एग्रीमेंट जो है उसके पैसे हैं, तो वो क्या है, एक एग्रीमेंट चिट बना देते हैं। इस मिसाल के तौर पर आप बैंक से लोन लेते हो, तो वो क्या है, वो भी फिर उनके पास भी तो एक एग्रीमेंट रहता है ना कि अब वो एग्रीमेंट ही तो बताएगा। अगर आपने 50 लाख लोन लिया है, तो बैंक के पास तो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके अंदर उन्होंने 50 लाख लोन की बात की होगी। तो बैंक के लिए तो वही पैसे हैं, एक वक़्त तो आएगा ना वो उस चीज़ से फ़ायदा उठाएँगे, उनको पैसे मिलेगा। तो क्रेडिट मनी भी एक फ़ॉर्म ऑफ मनी ही है। ये फिर इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, देख लो, कुछ भी नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मनी यार बिटकॉइन वगैरह हो गई, ये भी तो मनी है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल। फिर आगे इसमें लिखे हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट करें, स्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, डिवाइजेबल होना चाहिए कि हाँ, उसको डिवाइड कर सकें हम, ट्रांसपोर्ट भी कर सकें, ऐसा ना हो किसी ऐसी तरह से आप मनी बना दो कि ट्रांसपोर्ट ही उसका मुश्किल हो जाए। और फिर नॉन काउंटरफिटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब ये है कि जो पैसा है, वो डुप्लीकेट ना हो ईज़िली। कोई भी मतलब बिला वजह इस चीज़ को छाप ना ले ना पैसों को, तो उनका एक अपना अलग कोड होना चाहिए। इस चीज़ को पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो मुश्किल बात थी वो मैंने बता दी। अच्छा, अब जो है वो है डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी जो है वो कोर है पूरे चैप्टर का। यही बेसिक कोर है पूरे चैप्टर का, डिमांड फॉर मनी क्या है? अभी आपने इसको समझना है। चैप्टर थोड़ा-सा लंबा है, थोड़ा-सा अजीब-सा है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ना। अच्छा देखो, आप ना कोई भी खाली जगह देख लो और जो भी मैं समझा रहा हूँ ना उसको लिख लो। हमने ना कभी पिछले चैप्टर्स में मनी सप्लाई पढ़ी थी। मनी सप्लाई का मतलब वो पैसा जो मार्केट में सप्लाई होता है, रिवॉल्व करता है खरीदो-फरोख्त के अंदर।
अब यह है डिमांड फॉर मनी, इसको मनी डिमांड भी बोलते हैं। अच्छा देखो, अब ना कान खोल के सुनो, ये कोर है चैप्टर का। हर चीज़ छोड़ो, जो बता रहा हूँ लिखो, जो कह रहा हूँ सुनो। डिमांड फॉर मनी का मतलब या मनी डिमांड का मतलब वो पैसे जो हम अपनी जेब में अपने पास रखना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, करेंगे खर्च, लेकिन हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं ज़रूरत के तहत। उसको बोलते हैं डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ। मनी डिमांड का मतलब वो पैसे जो हम अपने पास रखना चाहते हैं, वो पैसे जो हम अपने पास रखना चाहते हैं। आप समझ रहे हो कि मनी सप्लाई इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मनी सप्लाई का मतलब वो पैसे जो मार्केट में घूमे, खरीदो-फरोख्त हो, और मनी डिमांड का मतलब है वो पैसे जो हम अपने पास रखना चाहते हैं, वो पैसे होते हैं मनी डिमांड या डिमांड फॉर मनी। नहीं, हम तो चाहते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा हो ताकि हम ये लें, वो लें। देखिए, ये लें, वो लें, गाड़ी लें, बंगला लें, वो फिर मनी सप्लाई हो गई। बात ये आप अपनी जेब में क्या पैसा रखना चाहते हो, वो है डिमांड फॉर मनी। ठीक है। अच्छा लिखो आप, डिमांड फॉर मनी जो है ना, ये 3 तरह से होती है। ट्रांज़ैक्शनल डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटरी डिमांड फॉर मनी। कौन-कौन सी? ट्रांज़ैक्शनल डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटरी डिमांड फॉर मनी। ट्रांज़ैक्शनल डिमांड फॉर मनी का क्या मतलब है? डिमांड फॉर मनी का तो वही मतलब है कि जो पैसा हम अपने पास रखना चाहते हैं, और ट्रांज़ैक्शन का मतलब है वो पैसे जो हम डेली रूटीन में अपने पास रखना चाहते हैं खर्च करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांज़ैक्शनल डिमांड फॉर मनी। जैसे खाना, हर किसी को खाना खाना होता है, बाहर से सामान लेना, कुछ भी लेना जिसके तहत वो खाना खा सके। तो वो क्या है? वो उसका डेली का एक्सपेंस है। हो सकता है कि आपने जहाँ आप जाते हो डेली ऑफ़िस या कहीं पे भी पार्किंग के आपको पैसे देने पड़ते हो, वो आपका डेली का एक्सपेंस है। आपको पता है ₹30 पार्किंग देनी है, तो ₹30 आप खुले या कुछ भी जेब में रख के जाओगे, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपने डेली करना है, डेली नाश्ता करना है, डेली रात का खाना खाना है। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि होने चाहिए। पार्किंग वाले को आप अकाउंट नंबर पूछ रहे हो और ₹30, समझ रहे हो ना बात को? वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कुछ डेली एक्सपेंस। डेली एक्सपेंस के लिए एक आदमी के पास जितने भी अकाउंट में पैसे हों, वो चाहता है कि कुछ मेरे पास जो डेली एक्सपेंस हो यार, जो खाना सिर्फ़ या डेली पार्किंग या डेली एक बहुत ही जो नॉर्मल लाइफ़ है, उस हिसाब से भी देख लो, तो कुछ ना कुछ जेब में ज़रूर पैसे होने चाहिए। तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांज़ैक्शनल डिमांड फॉर मनी, यानी आप अपने पास पैसे रखते हो। तो पहली बात तो हो गई डिमांड फॉर मनी कि मैंने अपने पास पैसे रखे। ट्रांज़ैक्शनल जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके लिए, तो वो डिमांड फॉर मनी क्या होगी ट्रांज़ैक्शनल, ताकि मैं डेली की ट्रांज़ैक्शंस कर सकूँ। क्लियर है बात? प्रिकॉशनरी यानी आप अपने पास पैसे रखते हो किसी भी आफत की सूरत में। जैसे अगर बाइक पे जा रहे हो तो आप कहते हो यार मेरे पास कम से कम भी 150 तो बाइक में हो। क्यों? क्योंकि पंचर भी तो हो सकती है ना बाइक, या पेट्रोल भी खत्म हो सकता है। तो 100 डेढ़ का डलवा लूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं आना 100 डेढ़ का, अब जो पेट्रोल की हालत है। लेकिन घर तक तो आप जा ही सकते हो ना। तो ये क्या है? ये कुछ नागहानी इवेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि रोज़ आपकी बाइक पंचर होगी, रोज़ आपका पेट्रोल खत्म होगा, नहीं, वो ट्रांज़ैक्शनल है। लेकिन अगर कोई नागहानी आफ़त, एक ऐसी आफ़त आ गई जिसका आपको अंदाज़ा तो था कि ऐसा हो सकता है, आप उसके लिए भी पैसे अपने पास रखते हो। और जब बात आ गई पैसे अपने पास रखने की, तो डिमांड फॉर मनी तो है, लेकिन किस लिए आप पैसे रख रहे हो? एक ऐसी सिचुएशन में जो कभी भी हो सकती है, डेली नहीं होती, कभी भी हो सकती है। तो इसका मतलब है आप जो डिमांड फॉर मनी कर रहे हो, वो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है। मतलब आपको लगता है कोई भी आफ़त आ सकती है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। किसी भी आफ़त की सिचुएशन में मैं अपने पास पैसे रखता हूँ, तो वह प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। फिर आता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का ये मतलब होता है कि ना ये प्रिकॉशनरी है, ना ये ट्रांज़ैक्शनल है। आप अपने पास पैसे रखते हो फ्यूचर में फ़ायदे के लिए। आप अपने पास पैसे रखते हो किसके लिए? फ्यूचर में फ़ायदे के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है कि अगर सोना जो है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है फिलहाल, तो आप पैसे खर्च नहीं करोगे इसको खरीदने में, आप पैसे जमा करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। आपको पता है एक टाइम आएगा ये गिर जाएगी। जैसे वैल्यू गिरेगी आप खरीद लोगे, फिर जब दोबारा बढ़ेगी तो आपको मुनाफ़ा होगा। तो ये जो आपने अपने पास पैसे जमा किए, अपने पास रखे, ये क्या था? ये था कि आपको आगे जाके मुनाफ़ा चाहिए। जैसे अगर बॉन्ड्स बेच रहे हैं, हुकूमत कहती है कि हम बॉन्ड्स बेच रहे हैं, लेकिन बॉन्ड पे इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ़ 2-3% देंगे, तो कौन ही खरीदेगा उनसे? तो क्या आप पैसे खर्च करोगे? नहीं। पैसे जेब में रखोगे, फिर जैसे हुकूमत ने कहा कि हम बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट देंगे 15%, तो आप फ़ौरन खरीदने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या ये किसी नागहानी आफ़त के लिए पैसे जमा किए हुए थे? नहीं। क्या डेली ट्रांज़ैक्शन के लिए किए हुए थे? नहीं। किए हुए थे ताकि फ्यूचर में इन पैसों के ज़रिए आपको मज़ीद प्रॉफ़िट हो जाए। बात समझ आ रही है ना? तो इस सिचुएशन में जो पैसे जमा करने हुए, ये डिमांड फॉर मनी तो हुई, लेकिन क्या हुई? स्पेकुलेटरी डिमांड फॉर मनी। अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन समझ आ जाएगा, समझना। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक आ गई तो ख़ैर है, काफ़ी है। तो डिमांड फॉर मनी ये 3 तरह की होती है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली इन तीनों को मिलाओ ना अगर आप, तो उसी को ही डिमांड फॉर मनी बोलते हैं। 3 तरह की नहीं होती, ये तीनों मिल जाएँ तो डिमांड फॉर मनी बनती है।
मतलब प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी प्लस ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। इस चीज को लिखो यार, मजाक नहीं है। लिखो आप एम डी इक्वल्स टू एम डी टी, यानी मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शनल प्लस एम डी पी मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशन प्लस एम डी एस मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन। तो इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगी, डिमांड फॉर मनी बनेगी। अब डिमांड फॉर मनी का फार्मूला लिखो कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट। डिमांड फॉर मनी एम डी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट, इसका फार्मूला है। ये सब क्या है, ये क्यों लिखवा रहा हूँ, सब बता देता हूँ, बस लिखो फिलहाल। डिमांड फॉर मनी नेगेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, मैंने कहा था ना एक और है, अब इसको समझना। देखो, जब बात आती है ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी की, मतलब एक ऐसी डिमांड फॉर मनी, मैं ऐसे पैसे रखना चाहता हूँ जिनको मैंने डेली इस्तेमाल करना है। तो क्या आप ये बात सोचोगे कि यार बॉन्ड्स की क्या वैल्यू है? हाँ, बॉन्ड्स की क्या वैल्यू चल रही है आजकल, मैं उस हिसाब से नाश्ता करूँ। बॉन्ड्स और बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, मैं उस हिसाब से रात का खाना खाऊं? नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी का इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी का ताल्लुक है इनकम से। अगर मैं अच्छा कमाता हूँ तो शायद मैं अच्छा खाना खाऊंगा डेली। डेली का मेरा एक्सपेंस भी इस तरह से हो सकता है अगर मैं कार पे जाता हूँ, तो अगर मेरी जो है इनकम अच्छी है, कार है और मैं डेली जाता हूँ, तो कार पे खर्च करने जो पैसे हैं, वो ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी हुआ ना, क्योंकि वो मेरा डेली बन गया। और इस तरह से बाइक भी हो सकती है, पैदल भी हो सकता हूँ। पैदल अगर मैं डेली जाता हूँ, वो भी ट्रांजैक्शनल है कि वो डेली है, बाइक भी डेली वाला वो भी डेली है। तो ये सब डिपेंड क्या कर रहा है? एक बंदा गाड़ी में जा रहा है, मान लेते हैं कि ऑफिस दूर है और वो डेली के 200 का पेट्रोल चलो वो लगा रहा है। खैर, इससे भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, एक बंदा बाइक पे जा रहा है, उसका 50 का लग रहा है, उसका डेली 200 का लग रहा है, उसका डेली 50 का लग रहा है। तो दोनों का डिमांड फॉर मनी जो ट्रांजैक्शन है वो अलग-अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का इनकम अलग है, इनकम के बदले फिर उन्होंने लाइफ़स्टाइल अलग-अलग बनाया हुआ है। तो ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी, एक आदमी डेली बेसिस पे कितने पैसे अपने पास रखना चाहता है, इसका ताल्लुक होता है कि उसकी इनकम कितनी है। समझ आ रही है ना बात की? वो नाश्ता क्या कर रहा है, ये सोच के नहीं करेगा कि बैंक क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वो ये सोचेगा कि यार मेरे पास पैसे कितने पड़े हैं, अच्छी जगह से खाऊँ या सिर्फ भूख उतारूँ। तो ये सब जो है ये ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी का है। फिर आती है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी की बात। अब प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी का भी ये है कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो फिर हम ज़्यादा पैसे रखते हैं नागहानी सूरत के लिए, कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, तो अच्छे अस्पताल से चेक करवाना, ठीक है? और उसके बाद अपने पास पैसे रखना, जैसे अगर कोई बाइक वाला है, उसने 150 रखे हुए हैं पंचर की सिचुएशन में, वहीं कार वाला हज़ारों भी रख सकता है टायर के लिए और ये सब। तो ये वो पैसे हैं जो उसने रखे हुए हैं, इसका भी इनकम से ताल्लुक है बेसिकली। कुछ लोग कहते हैं इनकम से इसका ताल्लुक नहीं है, कुछ है, लेकिन बस आपने समझना कि इसका इनकम से ताल्लुक है। फिर आता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। एक बंदा है गरीब, उसको कहा जाता है कि यार बॉन्ड्स जो हैं वो मिल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन हुकूमत कहती है वो 2% इंटरेस्ट रेट देंगे। तो ज़ाहिर है वो कहेगा कि नहीं यार, खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा बैंक में ही रखवा दो, वो 10% तो दे रहे हैं। तो अब उसने अपने पास पैसे रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि हुकूमत से इंटरेस्ट रेट नहीं दे रही है, उसको मुनाफ़ा नहीं हो रहा। अब यहीं एक अमीर आदमी को देखो, बहुत अमीर आदमी मान लेते हैं। अब वो देखता है कि हुकूमत ने बॉन्ड्स इश्यू करने हैं और वो 2% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब वो क्या खरीदेगा, मुझे ये बताओ बॉन्ड? वो तो अमीर है, 2% इंटरेस्ट रेट दे रही है हुकूमत, उसको खरीदना चाहिए। क्या कहते हो? पागल ना बनो यार। उसके लिए भी 2% वही वैल्यू रखता है जो गरीब के लिए रखता है। दोनों को पता है प्रॉफिट 2% हो रहा है, इससे अच्छा बैंक में रख दो, 10% है। गरीब अगर मान लेते हैं 1 बॉन्ड खरीदेगा सिर्फ, उसको 2% उसमें मिलेगा। और ठीक है, अगर अमीर 100 बॉन्ड भी खरीदे, तो उसको भी तो 2% मिल रहा है। तो यहाँ पर अमीरी-गरीबी की बात खत्म हो गई। यहाँ बात हो गई इंटरेस्ट रेट की। अगर इंटरेस्ट रेट 10 हो जाए, 10%, 15%, तो गरीब भी खरीदेगा बॉन्ड, अमीर भी खरीदेगा। ठीक है? और अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं है, तो अमीर भी नहीं खरीदेगा और गरीब भी नहीं खरीदेगा। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी थी, मैंने कहा था, ये हम इसलिए पैसे अपने पास रखते हैं ताकि बाद में प्रॉफिट हो। और अगर प्रॉफिट बाद में होने के कोई इम्कान नहीं है, तो ये पैसे कहीं नहीं जाते, इसको खर्च नहीं करने वाले, क्योंकि इसको रखते ही सिर्फ प्रॉफिट के लिए हैं। अब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का ताल्लुक इनकम से नहीं होता, इसका ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से होता है। एक अमीर आदमी जिसने देखा कि यार अगर वो 1 करोड़ के भी बॉन्ड खरीद ले, उसको 2% मिलेगा इंटरेस्ट, मतलब उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, 1 करोड़ बैंक में रखवाए तो उसको 10 लाख मिल जाएगा, तो वो कभी नहीं सोचेगा बॉन्ड खरीदेगा। गरीब वो आदमी वो 1 लाख और रखवाता है तो उसे 2,000 मिलते हैं। ये 1 लाख बैंक में रखवाएगा, उसे 10,000 मिल जाएँगे, वो भी नहीं रखेगा। तो यहाँ पर पैसा खर्च करने की बात इनकम पे नहीं है, यहाँ पर आ गई इंटरेस्ट रेट पर।
क्योंकि जो स्पेकुलेटरी डिमांड फॉर मनी है ना, उसका ताल्लुक ही प्रॉफिट से होता है। तो स्पेकुलेटरी डिमांड फॉर मनी का ताल्लुक जो है वो प्रॉफिट से है, इसलिए इसका ताल्लुक इनकम से नहीं है, इसका ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से है। अब देखो, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बॉन्ड 20% तक वो दे रहे हैं हमें इंटरेस्ट। अब आपने सब बताना है, तो क्या बॉन्ड खरीदेंगे लोग या नहीं? बॉन्ड खरीदेंगे या नहीं? खरीदेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो डिमांड फॉर मनी कम होगी या ज़्यादा होगी? अगर मैं बॉन्ड खरीद लूँ, तो डिमांड फॉर मनी कम होगी या ज़्यादा होगी? सोचो, सोचो। ज़्यादा होगी। बकवास करवा लो बस। कम होगी यार। डिमांड फॉर मनी तो क्या मतलब है? वो पैसे जो हम अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन मैं तो बॉन्ड खरीद ली। जब मेरे पास पैसे कम हो गए, डिमांड फॉर मनी कम हो गई। समझ आ रही है ना बात कि डिमांड फॉर मनी लफ्ज़ सुनने में थोड़ा दूसरा है, लेकिन असल में इसका मतलब है जो पैसे आप अपने पास रखना चाहते हो। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो जो हम अपने पास पैसे रखना चाहते हैं, वो तो खर्च कर दिए हमने। ठीक है, माना किए उसी मकसद के लिए, लेकिन डिमांड फॉर मनी कम हो गई। अब ये समझना होगा कि डिमांड फॉर मनी कम कब हुई, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा। और जब इंटरेस्ट रेट कम था, 2% था, तो मैं पैसे देने को तैयार ही नहीं था, बॉन्ड खरीदने को तैयार ही नहीं था, मैं पैसे अपने पास रख रहा था, डिमांड फॉर मनी बढ़ा रहा था। तो इसका मतलब है जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होती है। तो आप रिलेशन बना लो आराम से कि जो स्पेकुलेटरी डिमांड है, इसका ताल्लुक इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स है, बस। मैं बोलना ये चाह रहा था। स्पेकुलेटरी डिमांड फॉर मनी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? क्लियर है बात? अब आपको इन तीनों चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि जो डिमांड फॉर मनी होती है, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है कि स्पेकुलेटरी, ट्रांजैक्शन, प्रीकॉशन, इन तीनों डिमांड्स को अगर आप ऐड कर दो तो इसको डिमांड फॉर मनी बोलते हैं। और एट द एंड डिमांड फॉर मनी जो होता है, इसका ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से होता है, और ये इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव होता है। तो ये हो गया। अब आपको ना ये सारा डिमांड फॉर मनी जो है, ये हलवा लगने वाला है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर डिमांड फॉर मनी के अंदर। अब डिटर्मिनेंट्स में देखो, वो कहते हैं कि अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड फॉर मनी पे इफेक्ट डालती हैं। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, अब आप बताओ इंटरेस्ट रेट का डिमांड फॉर मनी से क्या ताल्लुक है? नेगेटिव है ना, तो बस ये कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके ऊपर नेगेटिव लिख दो बेशक। फिर वो कहते हैं प्राइस लेवल मतलब इनकम, इनकम। अब इनकम के साथ क्या ताल्लुक है डिमांड फॉर मनी का? इनकम ज़्यादा तो ट्रांज़ैक्शनल या फिर प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी ज़्यादा, तो पॉजिटिव रिलेशन है, बस ये कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर वो कहते हैं लेवल ऑफ रियल नेशनल आउटपुट जीडीपी, जीडीपी क्या होती है? ओवरऑल इनकम को बोलते हैं। फिर इनकम आ गई, इनकम का क्या ताल्लुक है? ये डिमांड फॉर मनी के साथ, पॉजिटिव है तो इसके अंदर भी यही कुछ लिखा हुआ है। फिर कहते हैं पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन। अब पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन का क्या मतलब है? कि कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि जो फाइनेंशियल इनोवेशन होती है, हमारे बैंक्स में पैसे होते हैं और एटीएम कार्ड वगैरह इन चीज़ों से। तो फिर वो क्या करते हैं कि जब ये चीज़ आम हो जाती है ना, तो हम अपने पास पैसे रखने के बजाय इनके पास रखवाते हैं। फिर यहीं से ट्रांज़ैक्शन करवाते हैं। तो बात ही वही है कि हमने अपने पास तो नहीं रखा ना। तो कहते हैं जब फाइनेंशियल इनोवेशन बढ़ती है, लोगों के पास सहूलत बढ़ती है कि बैंक में पैसे रखवा सकते हैं, वहाँ से जब मर्ज़ी चाहे निकलवा सकते हैं, तो वो फिर अपने पास पैसे नहीं रखते। तो इसका यही ताल मतलब हुआ ना कि डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है जब फाइनेंशियल इनोवेशन ज़्यादा होती है, तो इसका नेगेटिव रिलेशन है। फिर है जी डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। यहाँ पे देखो अगर आप टेबल, तो यहाँ पे ना इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है जो कि कम हो रहा है 10, 8, 6, 4, 2, और डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी क्योंकि आपस में इनके इनवर्स रिलेशन रहते हैं 100, 200, 300। इसी चीज़ को उन्होंने ग्राफ में शो किया हुआ है कि देखो पहले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था तो ये इस लाइन से टकरा कर नीचे आता है, फिर जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ फिर ये जो डिमांड फॉर मनी है ज़्यादा हो जाती है कर्व से टकरा कर, और ये डिमांड कर्व है। और नीचे अगर हम इसी वाले डायग्राम में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, डिमांड कर्व जो है वो आगे जाता है पीछे जा रहा है, एम डी नॉट, एम डी वन, एम डी टू के मुताबिक। इन दोनों का क्या मतलब है? देखो कोई गहराई में जाने वाली बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है। अगर डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड में फ़र्क आता है इंटरेस्ट रेट की वज़ह से। किसकी वज़ह से? इंटरेस्ट रेट की वज़ह से। तो वो पहले वाली डायग्राम है कि कर्व के अंदर जो है मूव करता रहेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट की वज़ह से कोई भी और वजह बनती है, जैसे इनकम बन जाती है, जो पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन हमने अभी देखा है, उसकी वजह से जो है वो वजह बन जाती है डिमांड फॉर मनी चेंज होने में, तो फिर पूरा कर्व जो है वो मूव कर जाता है। वो राइट में भी जा सकते हैं, लेफ्ट में भी जा सकते हैं सिचुएशन की बेस पे। तो देखो ना, समझाने को मैं समझा दूँ कि राइट में कब जाएगा, लेफ्ट में कब जाएगा, लेकिन कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। सिर्फ़ आपको समझना ये है कि देखो मनी डिमांड का क्या फ़ॉर्मूला है? मनी डिमांड का वैसे तो फार्मूला है कि तीनों कॉम्बिनेशन, और एक और मैंने में लिखवाया था कि मनी डिमांड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट से चेंज होगा तो कर्व अपनी जगह पे रहेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट से मनी डिमांड पे फर्क ना पड़ा, किसी और चीज से पड़ा, तो फिर कर्व भी मूव कर जाएगा। बस ये कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद लिखा हुआ है कि मनी डिमांड एंड एन इंक्रीज इन जीडीपी। अब देखो वो कह रहा है कि इंक्रीज इन जीडीपी की वजह से मनी डिमांड इफेक्ट। जीडीपी वही नेशनल इनकम, इनकम का मनी डिमांड से क्या ताल्लुक है? पॉजिटिव। तो देखो ये बात उसने लिख दी। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, नहीं इनकम की वजह से। तो कर्व शिफ्ट होगा या नहीं होगा? कर्व शिफ्ट होगा। अब देखो पहले कर्व कहाँ था, अब उसको आगे शिफ्ट कर दिया है। तो इसका ये मतलब है कि अगर पॉजिटिव रिलेशन होता है तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अब यहाँ मनी डिमांड और इंक्रीज इन फाइनेंशियल इनोवेशन, नीचे देखो फाइनेंशियल इनोवेशन बढ़ती है तो मनी डिमांड कम होती है। अब नेगेटिव ताल्लुक है ना, तो कर्व शिफ्ट होगा। शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं है, किसी और चीज की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है।
तो इस सिचुएशन में भी यही होगा, कर्व शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पर भी इधर में नेगेटिव ताल्लुक है तो कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है बात? यही कुछ था बेसिकली मनी डिमांड। इसके बाद है कीन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल। मजेदार सा है, यही हमने अभी सारा पढ़ा भी है, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर मजीद, अभी मैं सारा समझाता हूँ। देखो बात समझना, कीन्सियन क्या कहता है? कीन्सियन कहता है कि एक आदमी के पास हमेशा चॉइस होती है कि वो एक ही वर्थ के दो तरह के एसेट रख सकता है, एक लिक्विड और एक इलिक्विड। वो हमेशा यही चाहता है कि उसके पास लिक्विड हो, लेकिन अगर वो इलिक्विड रखे तो उसे फायदा मिलेगा। कितनी सर से ऊपर गई है ये बात, शायद जिंदगी में कोई बात भी इतनी ऊपर से ना जाए जितनी ये गई है। अब समझना यार, लिक्विडिटी क्या होती है? जो कीन्सियन का लिक्विडिटी मॉडल है, वो लिक्विडिटी ही क्या है, पहले तो ये समझाते ना कोई। पैसे को बोलते हैं लिक्विड, पैसे को बोलते हैं लिक्विड, और लिक्विडिटी क्या होती है? पैसों की नेचर को बोलते हैं लिक्विडिटी, बेसिकली पैसों को बोलते हैं लिक्विड। अब जरा सोचो कि अब मैंने कुछ खरीदना है, अब मेरी जेब में पैसे पड़े हैं 5,000, मैं उनको इस्तेमाल करूंगा या मेरे सामने जो सोफा पड़ा हुआ है इसको बेच के 5,000 रुपए लेके उनको इस्तेमाल करूंगा? कितना अजीब सवाल है, लेकिन सवाल है यही। तो वाज़ेह सी बात है कि हम जेब में पड़े हुए 5,000 को ही इस्तेमाल करेंगे। अब एक और सवाल, या आप जेब में पड़े हुए 5,000 का इस्तेमाल करोगे, या सोफे को बेच के 5,000, या फिर आप अपनी जमीन बेच के 5,000 का इस्तेमाल करोगे? मुझे पागल नहीं कहना, अभी समझ आ जाएगा सर। अगर आपको समझ आ गई है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हाँ, 5,000 का मैं अपने जेब वाले का इस्तेमाल करूंगा, और अगर बहुत बुरी सिचुएशन हुई मेरे पर ना हुए तो फिर मैं शायद सोफा बेच सकता हूँ, और वाकई दुनिया की सबसे बुरी सिचुएशन हुई तो मैं जमीन भी बेच दूंगा। इसी चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी। जो चीज आप जितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट करवा सको वो चीज उतनी ज्यादा लिक्विड होती है। जो चीज जितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाए वो चीज उतनी ज्यादा लिक्विड होती है। जो चीज जितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाए वो चीज उतनी ज्यादा लिक्विड होती है। जो चीज जितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाए वो चीज उतनी ज्यादा लिक्विड होती है। मेरी जेब में पड़ा हुआ पैसा ज्यादा लिक्विड है या मेरे बैंक में पड़ा हुआ ज्यादा पैसा लिक्विड है? तो जाहिर है मेरी जेब में जो पड़ा हुआ पैसा है वो लिक्विड है। बैंक में मेरे पड़े हुए पैसे ज्यादा लिक्विड हैं या फिर मेरे सामने जो सोफा पड़ा हुआ है ये लिक्विड है? बैंक से पैसे फौरन मैं निकलवा सकता हूँ या फिर सोफा बेच के मुझे फौरन पैसे मिल जाएंगे? तो जाहिर है मेरे बैंक में पैसे हुए जो पड़े हुए हैं वो ज्यादा लिक्विड है बनिस्बत सोफे के, और सोफे के अंदर जो मुझे पैसे मिलेंगे वो ज्यादा लिक्विड है बनिस्बत ज़मीन बेचने के, क्योंकि जो चीज़ जितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट होती है, वो चीज़ उतनी ज़्यादा लिक्विड होती है। ये बोलता है कीन्सियन। कीन्सियन बोलता है जो एसेट जितना जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाए, वो एसेट उतना ज़्यादा लिक्विड है। मान लो आपने अपनी ज़मीन किराए पे दे दी किसी इंडस्ट्री वाले को 100 साल के लिए, तो वो, अब आप ये बताओ वो आपकी ज़मीन कितनी लिक्विड है? कैसे चेक करोगे? ये चेक करोगे ना कि वो कितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो सकती है। 100 साल तो आप उसे पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने तो एग्रीमेंट किया हुआ है। उससे बड़ी इल्लिक्विड चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो ना बात को? तो जो चीज़ जितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट होती है, वो चीज़ उतनी ज़्यादा लिक्विड होती है। अब किंजन बोलना क्या चाहते हैं? किंजन बोलता है देखो हमारे पास ना 2 ऑप्शन होते हैं, हमेशा। कितने? 2, कि चाहे तो हम इल्लिक्विड एसिड अपने पास रखें, यानी ऐसा एसिड जिसको पैसों में कन्वर्ट होने में टाइम लग जाए, मेहनत लग जाए। या तो फिर हम लिक्विड एसिड रखें, यानी अपने पास पैसे रखें या फिर बैंक में रखें, कोई ऐसा एसिड बनाएँ जो ज़रा लिक्विड हो, ज़रा पैसों में कन्वर्ट फ़ौरन हो जाए। वो कहते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। हम हमेशा चुनते हैं लिक्विडिटी को है, कि ऐसा एसिड चुनें जो पैसों में फ़ौरन कन्वर्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे बैंक में रखवा दिया। तो वो कहता है हमेशा हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम लिक्विड को चुनें या फिर हम इल्लिक्विड को चुनें, और हम हमेशा किसको चुनते हैं? लिक्विड को। मेरे पास 10,000 है ना, तो मैं जो है वो इस तरह नहीं करूँगा कि मैं फर्नीचर लेके रख दूँ, साइकिल लेके रख दूँ कोई छोटी-मोटी, मैं तो बैंक में रखवा दूँगा। मुझे पता है यार ये क्या पता बिके ना बिके, प्रॉफ़िट दे ना दे। वो ये कहता है, वो कहता है आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, इल्लिक्विड एसिड की या लिक्विड एसिड का, और आप हमेशा चुनते हो लिक्विड एसिड। लेकिन अगर आप चुन लो इल्लिक्विड एसिड, मज़ा आने वाला है, तो आपको फ़ायदा होगा, शायद। आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होंगे, या तो लिक्विड एसिड चुनो या लिक्विड चुनो। आप हमेशा लिक्विड चुनोगे, लेकिन अगर आप लिक्विड चुनो, तो आपको फ़ायदा होगा, शायद। डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन। कितनी मज़े की है यार। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा,
या तो आप लिक्विड एसिड चुनो या उसका इलिक्विड एसिड चुनो। आप हमेशा लिक्विड एसिड चुनोगे क्योंकि वो फौरन पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इलिक्विड चुनो तो आपको फायदा होगा शायद। मतलब यार वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 10,000 से कोई ऐसा एसेट खरीद लो, सोना खरीद लो जो आपको लगता है कि उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। वो बैंक से तो ज्यादा ही लिक्विड है ना। ठीक है, बैंक वाला पैसा ज्यादा जल्दी काम आ जाएगा या सोने वाला पैसा ज्यादा जल्दी काम आएगा? बैंक वाला आएगा। तो बैंक सोने के मुताबिक लिक्विड है और सोना बैंक के मुताबिक इलिक्विड है। तो वो कहते हैं आपने करना यही है, आप रखवाओगे बैंक में, आप हमेशा लिक्विड के पीछे भागते। लेकिन अगर आप इलिक्विड करके सोना कर लेते तो ये आपको बाद में फायदा दे सकता था। बस ये बोलता है किंजियन। सोना चांदी कुछ भी स्टॉक खरीद लेते आप। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास जमीन है, मैंने जमीन बेची, अब मैं उसको बेच के 1 करोड़ रुपए की जमीन है तो वो मैं बैंक में रखवा देता हूँ, या फिर मैं उस जमीन को लीज पे दे देता हूँ 20 सालों के लिए। अब वो कहते हैं जब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, चुनना आपने वही है जो लिक्विड हो, आप बैंक में रखवाओगे उसे बेचकर। लेकिन अगर आप इलिक्विड चुन लो जो 20 साल में लीज में आप दे रहे हो तो आपको फायदा है शायद, और हाँ बिल्कुल है, किराया मिलेगा, हो सकता है मुनाफा भी हो। ये बोलता है किंजियन। ठीक है, दोबारा दोहराने की जरूरत तो नहीं है ना। और उसके बाद फिर किंजियन ने डिमांड फॉर मनी के मोटिव्स बताया, जिसमें ट्रांजैक्शनल, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटरी, ये सब हमने पढ़ लिया है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब एक बहुत ही मजे की चीज आती है, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी क्या होता है? पैसा होता है ना। ट्रैप, पैसा ही ट्रैप हो गया, पैसा रुक गया है इस दुनिया में, कहीं खो गया है पैसा। लिक्विडिटी ट्रैप का क्या मतलब है? देखो हमने पढ़ा था जब हम इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, डिमांड फॉर मनी कम होगी। वो कहते हैं जी कि एक ऐसी सिचुएशन कि जहां पर आप इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दो, बहुत ज्यादा कम कर दो। अब इंटरेस्ट रेट करने से, कम करने से क्या होगा? मनी डिमांड बढ़ेगी। और मनी डिमांड, फिर अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा तो मनी डिमांड बहुत बढ़ेगी। अब वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दो कि मनी डिमांड इनफिनिट हो जाए। उस चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दो कि मनी डिमांड इनफाइनाइट बढ़ जाए। दूसरे लफ्जों में मैं कह देता हूँ, इंटरेस्ट रेट इनफाइनाइट कम कर दो ताकि मनी डिमांड इनफाइनाइट बढ़ जाए। उस चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। और मनी डिमांड के इनफाइनाइट बढ़ने का मतलब पता क्या है? कि जितना भी पैसे हम अपने पास छुपा के रखा हुआ है, हम उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। इस चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये होता क्यों है? देखो, जब बहुत ज्यादा इकोनॉमी में गुर्बत होती है तो फिर हुकूमत क्या करती है? इंटरफेयर करती है। अब हुकूमत जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है ताकि लोगों को कर्जे दिए जा सकें। जब वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, लोगों को कर्जे दें, तो जो है बिजनेसमैन वो कर्जे लें और फिर वो इंडस्ट्रीज बनाएं, लोगों को रोजगार दें और फिर माहौल या इकोनॉमी पहले से बेहतर हो जाए। ऐसा हुकूमत सोचती है, ऐसा हकीकत में नहीं होता। इंटरेस्ट रेट कम करने के बावजूद भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करता, उधार नहीं लेता बैंक से। क्यों नहीं लेता? उससे सामान खरीदेगा कौन? जो इस टाइम इकोनॉमी की हालत हुई पड़ी है, क्या हालत हुई पड़ी है? फिर डिमांड इन्फिनिट हुई पड़ी है, मनी डिमांड। मनी डिमांड इन्फिनिट का मतलब पता है? कोई 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है। सब डरे हुए हैं कि सब गरीब हो रहे हैं, क्या पता ये पैसे कल किस जगह काम आ जाएं। कोई कुछ नहीं करना चाह रहा। आपको लगता है आप उधार पे इंडस्ट्रीज बनाने लग जाओगे तो लोग कुत्तों की तरह भाग के आपका सामान खरीदने लग जाएंगे? नहीं। ये पूरी हालत एक चल रही है, कोई कुछ भी नहीं खरीदना चाहता। हाँ, वो अलग बात है, आप पैसा सर्कुलेट करवाओ मार्केट के अंदर ताकि लोग ये चीजें खरीदें। तो जब इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, इस सूरत में कि बिजनेसमैन उधार लें और फिर उससे कारोबार करें ताकि जो लोगों के अंदर गुर्बत है ये कम हो सके। वो कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होता, कि लोग वो उधार लेता ही नहीं, उसे पता है किसी की कुछ खरीदने की हिम्मत ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर इंटरेस्ट रेट जीरो भी कर देना बैंक कि यार आप पैसे लो, यही वापस कर देना, वो तब भी नहीं लेते बिजनेसमैन पैसे। इंटरेस्ट रेट जीरो है तब भी मनी डिमांड इनफाइनाइट है। और ये ट्रैप होता है लिक्विडिटी ट्रैप। इसमें बहुत मुश्किल से फंस जाते हैं और इसमें तमाम पॉलिसीज इनफेक्टिव हो जाती हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेगा स्टेट बैंक? के पैसे छापता रहेगा मजीद। वो तो 0% इंटरेस्ट रेट पे कर्जा दे रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहा। ये क्या है? ये लिक्विडिटी ट्रैप है। हेलो। देखो यहाँ पे भी सिचुएशन तो वही आ जाती है ना जो हमने पहले बनाई थी, जब मैं आपको समझा रहा था कॉन्सेप्ट किन्जियन के और मॉनेटरिस्ट्स के, कि उनको लगता है इकोनॉमी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी।
लोग जो हैं वो खुद खरीदने लग जाएँगे, लेकिन लोग नहीं खरीदते, उनको पता है हालात बुरे हैं तो अपने पास पैसे रखते हैं। अच्छा, तो आगे उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से हम लिक्विडिटी ट्रैप को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि अगर हम जो है इंटरेस्ट रेट को बहुत ही ज़्यादा कम कर दें और इंटरेस्ट रेट के फ़ॉर्मूले के मुताबिक जब इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी? क्योंकि इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशन होते हैं ना, तो फिर डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, मतलब लोग अपने पास जो पैसा रखना चाहते हैं, वो फिर उसके बाद मज़ीद पैसा रखेंगे। क्योंकि जब मार्केट में बहुत ही गुर्बत का टाइम होता है, कुछ खरीदने वाला ही नहीं होता, तो इस कोई कुछ खर्च खर्च ही नहीं करता और जब मनी सप्लाई नहीं होती, तो इसका मतलब जितना भी पैसा है, चाहे वो थोड़ा या ज़्यादा है, वो लोग अपने पास रखते हैं। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आके तमाम पॉलिसीज़ जो हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो फिर यहाँ आती है फिस्कल पॉलिसी, जिसको मैंने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ाया था फिस्कल पॉलिसी के बारे में, कि जिसके 2 टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट के टैक्सेस। तो फिर यहाँ फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए मतलब मदद मिलती है कि लिक्विडिटी ट्रैप खत्म हो जाए। अब यहाँ वही बात आ गई ना कि फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, इसका स्टेट बैंक से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि जो न्यू इकोनॉमिस्ट है, मॉनेटरिस्ट, वो एक हद तक बात सही कहते थे कि इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़रूरी है, उसके बगैर इकोनॉमी सही से नहीं चल सकती। अब वो कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए ऐसी स्पेंडिंग्स की जाएँ मुल्क में, जिससे हो ये कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगें, फैक्ट्रीज़ लगें, लोगों को जॉब मिले, उसके बाद लोगों के पास पैसे हों स्पेंड करने के लिए। और जब बिज़नेसमैन को पता चल जाएगा कि हाँ, लोगों के पास कुछ पैसा है खर्च करने के लिए, तब वो फिर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पर कर्ज़ा उठाकर बिज़नेस खोल लेंगे। एक जो छोटा-सा जो एक जो स्पार्क देना होता है एक स्टार्टअप के लिए, वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्सेस को ऐसी जगह लगाए जहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और उसके बाद ही जाकर मनी सप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगी और जो डिमांड फॉर मनी है, लोग अपने पास जो पैसे रखना चाहते हैं, वो कम हो जाएगा और लोग जो है उसे खर्च करने लगेंगे क्योंकि हर कोई एम्प्लॉयड होगा। तो ये जो है ये फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए मुमकिन है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि जब मुल्क में ही गुर्बत है और जब गवर्नमेंट जो है उनको बैंक्स को कह दिया गया है कि आप 0% इंटरेस्ट रेट पर कर्ज़े दो, किसी भी तरह लोग कर्ज़ा लें। तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई आसान काम नहीं होगा कि वो ऐसे मौक़ों पर भी इंडस्ट्रीज़ और लगाने लग जाए या फिर गवर्नमेंट ऐसी स्पेंडिंग करने लग जाए जिससे रोज़गार मिले। ऐसा करना होता तो उस टाइम ना कर लेते जब इस तरह के हालात पैदा ही नहीं थे। तो इस टाइम करना तो पिछले हालात से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कहते हैं राइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब राइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का सीधा-सीधा मतलब है कि लोगों को ना आप बस ये एक्सपेक्ट करवा दो कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। तो जितने भी लोग हैं जो पैसे दबा के बैठे हुए हैं कंजूस किस्म के, तो जब उनको पता चलेगा कि यार इन्फ्लेशन हो सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मुश्किल से ही पेट्रोल डलवाते होंगे हम लोग, 100 2 और इस तरह से। तो जैसे पता चलता है कि पेट्रोल बहुत महँगा हो गया है, तो तमाम लोगों के पास जितने भी उस टाइम पैसे होते हैं, आधी टंकी के, फुल के, जहाँ से भी अरेंज करते हैं, वो चले जाते हैं भरवाने के लिए। तो वो क्या होता है, मनी डिमांड कम होती है ना कि मैं अपने पास जो पैसे रखना चाहता हूँ डेली ट्रांज़ैक्शंस के लिए या प्रिकॉशनरी के लिए, जो पेट्रोल भी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ौरन सारी जगह खर्च कर देता हूँ। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन हो सकती है। तो कहते हैं अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन दे दे गवर्नमेंट और कर भी दे, जो कि कर लेती है, तो फिर भी लिक्विडिटी ट्रैप को खत्म किया जा सकता है। फिर वो कहता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट इस चीज की भी एक्सपेक्टेशन दे दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अब देखो ना, जब जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट का मनी डिमांड से अपोजिट रिलेशन है, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम हो जाएगी और हम यही तो चाहते हैं ये कम हो, ताकि लोग पैसा खर्च करें। और उसके बाद जो लिक्विडिटी ट्रैप है जिसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाता है तो मनी डिमांड जो है इन्फिनिट हो जाती है, तो वो इन्फिनिट ना रहे, यही तो हम चाहते हैं। अब इंटरेस्ट रेट अगर जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दे इस बात की कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो बॉन्ड्स होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट कह दे कि हम आपको बॉन्ड जो है पहले 10% पे देते थे, तो अब 20% पे देंगे, तो लोग खरीदने लग जाएँगे। क्योंकि वो कहेंगे पैसे अपने पास रखने से तो बेहतर ही है ना। तो जब उस चीज़ को खरीदेंगे, तो फिर ज़ाहिर है उनकी डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों को करके लिक्विडिटी ट्रैप से बचा जा सकता है। इसको आप पढ़ लेना। यही बातें थी जो मैंने बताई हैं। उसके बाद आता है सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई। देखो ये डिमांड के बिल्कुल ऑपोज़िट है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है मार्केट में लेन-देन चीज़ों का। मार्केट में पैसों का एक फ्लो, एक सप्लाई। सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, कोई कमा रहा है, किसी का लग रहा है, ठीक है? वो भी कमा के ही आया होगा जो खर्च कर रहा है चीज़ें खरीदने के लिए, और दुकान वाला जिसको पैसे मिल रहे हैं, वो हो सकता है कल वही किसी और दुकान का कस्टमर हो। तो ये क्या एक मार्केट बनी हुई है और ये क्या है? ये है मनी सप्लाई। तो जब हम पैसे को खर्च करते हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ती है और जब हम पैसे को खर्च नहीं करते, अपने पास रखते हैं, तो मनी डिमांड बढ़ती है। और यही इन दोनों की डेफिनिशन है कि जो इकोनॉमी में पैसा खर्च होता है, चलता है, वो है मनी सप्लाई, और जो जेब में रखा जाता है, उसको बोलते हैं डिमांड फॉर मनी या फिर मनी डिमांड। अच्छा, इसके अंदर यही है, अब नीचे ना लिखा हुआ है कि ये कुछ इन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं इस चीज़ की, मनी की। मतलब मनी की डिफरेंट टाइप्स बनाई हुई हैं, लेकिन किस बेसिस पर? अभी हमने देखा था कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, वो थी हिस्ट्री के बेसिस पर। यहाँ पर उन्होंने मनी की टाइप्स बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, कि कौन-सी मनी कितनी ज़्यादा लिक्विड है
और लिक्विड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ जितना जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाए, वो चीज़ उतनी ज़्यादा लिक्विड होती है। कैश इन हैंड ज़्यादा लिक्विड होता है या कैश इन बैंक? तो कैश इन बैंक जो है सॉरी कैश इन हैंड जो है वो ज़्यादा लिक्विड होगा। अब कैश इन बैंक ज़्यादा लिक्विड होता है या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो फिर कैश इन बैंक ज़्यादा लिक्विड है। अब इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है इसको मनी को। तो देखो 4 तरह की यहाँ पे मनी है। ट्रांज़ैक्शनल मनी, चेकिंग अकाउंट्स, सेविंग डिपॉज़िट्स और लार्ज टाइम एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, इस तरह से हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो ट्रांज़ैक्शनल मनी को M0 बोलते हैं, चेकिंग अकाउंट्स को M1, सेविंग डिपॉज़िट्स को M2 और लार्ज टाइम एसेट्स को M3। अब आपने इस बात को खुद बताना है कि ट्रांज़ैक्शनल मनी का मतलब है वो मनी जो आप डेली ट्रांज़ैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हो, सिक्के, नोट, ठीक है? एक हो गई ये। अब चेकिंग अकाउंट्स का मतलब क्या है? चेकिंग अकाउंट्स का मतलब जो आप पैसे अकाउंट में रखते हो। वो अच्छा, अब सेविंग डिपॉज़िट का क्या मतलब है? वो पैसे जब अकाउंट में रखते हो लेकिन उसको निकलवा नहीं सकते। मतलब वो क्या हो जाता है कि वो आप बैंक को देते हो, तो वो कम से कम भी 1 साल के अंदर आप उसे नहीं निकलवा सकते क्योंकि बैंक उसको यूज़ करता है, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी देता है। तो वो फिर आपका एक एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ, वो सेविंग डिपॉज़िट्स होते हैं। मतलब जो सेविंग अकाउंट होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और एक तो होता है ना नॉर्मल अकाउंट, करंट अकाउंट होता है, ठीक है? और एक सेविंग अकाउंट होता है, तो ये सेविंग अकाउंट है। अच्छा, एक अकाउंट हमने देखा कि वो करंट अकाउंट है, आप उसमें से कभी पैसे निकलवा सकते हो। एक है सेविंग अकाउंट कि आप उसमें 1 साल के अंदर-अंदर नहीं निकलवा सकते, उसके बाद निकलवा सकते हो। फिर जैसे लार्ज टाइम एसेट्स का मतलब कई सालों तक आपके एसेट्स पड़े हुए हैं, आप उनको नहीं बेच सकते या आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या होगा? सबसे ज़्यादा लिक्विड ट्रांज़ैक्शन मनी है क्योंकि वो तो है ही पैसा जो हाथ में होता है। फिर आता है चेकिंग अकाउंट्स का मतलब वो पैसा जो आप बैंक से कभी भी निकलवा सकते हो। फिर सेविंग डिपॉज़िट्स ऐसे डिपॉज़िट जो आप 1 साल के से पहले नहीं निकाल सकते। फिर लार्ज टाइम एसेट्स ऐसे एसेट जो आपके बहुत टाइम के लिए आपके पास पड़े हों, मतलब उसे पैसे में जब कन्वर्ट ही आपने 5-6 साल बाद करना है तो वो बहुत ही कम लिक्विड या इल्लिक्विड होते हैं। तो इन्हीं बेसिस पर इन चारों को कैटेगराइज़ किया गया है। अच्छा, तो अब ये ना एम नॉट ये है करेंसी नोट्स वगैरह। चेकिंग अकाउंट का फार्मूला देखो तो उसके अंदर लिखा हुआ है M1 इज़ इक्वल टू M नॉट प्लस डिमांड डिपॉज़िट, मतलब इस चेकिंग अकाउंट्स के अंदर M नॉट भी आता है और फिर डिमांड डिपॉज़िट्स यानी वो डिपॉज़िट जो आपको चाहिए होते हैं बेसिकली वो। और फिर सेविंग अकाउंट्स के अंदर देखो तो M2 के अंदर फिर M1 भी आता है और फिर इसके अंदर टाइम डिपॉज़िट्स भी आते हैं, मतलब जो डिपॉज़िट्स के लिए स्पेसिफाई किया जाता है कि आप इस टाइम तक उन्हें नहीं निकाल सकते तो उनको टाइम डिपॉज़िट्स बोलते हैं। फिर लार्ज टाइम एसेट्स के अंदर M3 इज़ इक्वल टू M2 प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज़ जो बहुत ही ल लॉन्ग टर्म होती हैं, 5-6 साल के लिए होती हैं। तो उस चीज़ को हम 5-6 साल का एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकते ना। तो फिर उस चीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। वो अलग बात है हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन हम उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इल्लिक्विड होता है। इनके फ़ॉर्मूलाज़ पे गौर करो आप, तो M3 इज़ इक्वल टू M2 प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है। तो मतलब इसके अंदर M2 भी आ रहा है पूरा, और अगर M2 को देखो उसके अंदर M1 भी आ रहा है, मतलब M1 को देखो उसके अंदर M0 भी आ रहा है। तो यानी M3 के अंदर M1, M2, जो M0 है ये तीनों आ रहे हैं। इसी तरह से M2 के अंदर भी M0, M1 आ रहा है और M1 के अंदर भी M0 आ रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर M3 सबसे कम लिक्विड है और M0 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, तो M3 के फ़ॉर्मूले में तो सब आ रहा है। M3 इक्वल्स M2 प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब ये जो M2 है, इसके अंदर सब है, इसके अंदर M1 भी है, M0 भी है पिछले फ़ॉर्मूलाज़ के मुताबिक। तो फिर ये M3 सबसे कम लिक्विड कैसे हो गया? वो तो है, वो तो वाज़ेह है एक्सप्लेनेशन के मुताबिक, लेकिन फ़ॉर्मूला कितना गलत है। इतना गलत फ़ॉर्मूला। अभी हम कह रहे हैं बहुत सबसे तो कम लिक्विड है और M0 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। अच्छा चलो M3 को छोड़ो, अगर हम पहला ही देखें, पहला फ़ॉर्मूला चेकिंग अकाउंट्स वाला, M1 इक्वल्स M0 प्लस डिमांड डिपॉज़िट। अब M0 ज़्यादा लिक्विड है या M1 ज़्यादा लिक्विड है? M0 ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है? और M1 कम लिक्विड है, लेकिन M1 के फ़ॉर्मूले में तो M0 भी आ रहा है, तो फिर तो इसको भी M0 से ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए। और ठीक इस तरह से M2 को देखो, उसके फ़ॉर्मूले में M1 आ रहा है, M3 के फ़ॉर्मूले में M2 आ रहा है। इसका ये है कि देखो, ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि जब चेकिंग अकाउंट जो है M1 तो इसके अंदर करेंसी नोट्स भी आ जाते हैं, मतलब कॉइन भी आ जाते हैं, M0 भी आ जाता है। तो जब आ जाता है तो फिर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो फ़ॉर्मूला है ये M नॉट प्लस डिमांड डिपॉज़िट है। M1 इक्वल्स M नॉट प्लस डिमांड डिपॉज़िट, मतलब इन दोनों के मजमूए को M1 कहते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो M नॉट है वो M1 के अंदर आता है। नहीं, M नॉट प्लस डिमांड डिपॉज़िट मिलकर M1 बनाते हैं। अब M नॉट का मतलब तो सीधा-सीधा ट्रांज़ैक्शनल मनी है ना, मतलब ऐसी मनी जो आप रोज़ यूज़ करते हो, जो नोट होते हैं। तो ठीक है, नोट प्लस डिमांड डिपॉज़िट मतलब वो डिमांड डिपॉज़िट जो आप बैंक से निकलवाते हो। अब इन दोनों को मिला दो आपस में। तो क्या ये ज़्यादा लिक्विड है या फिर खाली नोट ज़्यादा लिक्विड है? नोट ज़्यादा लिक्विड है या फिर नोट प्लस बैंक अकाउंट ज़्यादा लिक्विड है? तो ज़ाहिर है नोट ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा पैसे में कन्वर्ट होती है, जितनी जल्दी उतनी ज़्यादा लिक्विड होती है। अच्छा मुझे बातें समझ नहीं आ रही, मुझे समझ आ गई है, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एम नॉट सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M1 उससे कम, M2 उससे कम, M3 उससे कम। तो फिर अगर हम सिर्फ पहले फ़ॉर्मूले को देखो M1 इज़ इक्वल टू M नॉट प्लस डिमांड डिपॉज़िट, तो M1 के फ़ॉर्मूले में तो M नॉट आ रहा है, हालाँकि M1 को तो इससे कम लिक्विड होना चाहिए था। यानी M नॉट वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी M1 में आ रही हैं फ़ॉर्मूला के मुताबिक। तो फिर ये M1 M नॉट से कम लिक्विड कैसे है? वो ये है कि M नॉट प्लस डिमांड डिपॉज़िट मिलकर M1 बनाते हैं। खाली M नॉट M1 का हिस्सा नहीं है, ये दोनों मिलकर। इसी तरह से M1 प्लस टाइम डिपॉज़िट मिलकर M2 बनाते हैं। M2 प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ मिलकर M3 बनाती हैं।
अगर तो ये देखो, अगर एम नॉट का मतलब नोट होता है, जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा लिक्विड है। लेकिन जब हम इसको डिमांड डिपॉज़िट के साथ मिला दें, मतलब हम इसको बैंक अकाउंट के साथ मिला दें। अब बैंक अकाउंट है वो नोट से कम लिक्विड होता है, तो जब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाएँगे, तो बनता है M1। तो इससे बात वाज़िह होगी कि M1 जो है, वो M नॉट से कम लिक्विड है। फिर अगर मैं देखूँ M2 को, तो उसके अंदर आ रहा है M1 प्लस टाइम डिपॉज़िट। अब M1 का क्या मतलब है? अब मुझे ये बताओ, M1 ज़्यादा लिक्विड है, M2 ज़्यादा लिक्विड है? तो M1 ज़्यादा लिक्विड है। अब इस फ़ॉर्मूले के मुताबिक M1 हो गया, मतलब ऐसा जिसके अंदर नोट भी हो सकते हैं और जिसके अंदर बैंक अकाउंट भी हो सकता है। प्लस टाइम डिपॉज़िट मतलब एक ऐसा अकाउंट भी इसके अंदर डाल दो, जिसको आप 1 साल से पहले पैसे नहीं निकलवा सकते। तो जब इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं, तो फिर M2 बनता है। अब बताओ कौन-सा ज़्यादा लिक्विड है? तो ज़ाहिर है M1 ज़्यादा लिक्विड है, M2 से। अब हम M3 पे आते हैं, तो इधर M2 है। अब हम M2 के अंदर क्या है? करेंसी नोट भी हैं, M2 के अंदर ऐसा अकाउंट भी है जिससे हम पैसे कभी भी निकलवा सकते हैं, M2 के अंदर ऐसे अकाउंट भी हैं जिनसे हम साल के अंदर पैसे नहीं निकलवा सकते। लेकिन अगर मैं इनके अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ भी डाल दूँ 5-6 साल वाली, तो फिर वो क्या बन जाता है? M3 बन जाता है। ज़रा थोड़ा-सा ध्यान दोगे समझ आ जाएगा। और अगर ध्यान नहीं देना, सिर्फ़ फ़ॉर्मूलाज़ याद करने हैं, तो ये ध्यान देने से ज़्यादा बेहतर है। बस चुप करके याद कर लो। तो ये सब है बेसिकली, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई यहाँ पे बताई हुई है, वो यही है कि इकोनॉमी जो है वो बेहतर चलती रहती है। आगे देखो तो लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो बच्चे बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो हमें डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हमें बताती हैं कि हमने क्या इंटरेस्ट रेट रखना है, डिमांड कर्व बनाओ, उसके बाद सप्लाई कर्व बनाओ और फिर ये आ जाता है इंटरेस्ट रेट। तो कुछ भी नहीं है यार, ये बस ऐसे इन्होंने कुछ भी लाइन्स लिख दी हैं। उसके बाद हमारे पास चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी पर असरअंदाज होती है। सिर्फ बातें सुन लो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है जब गवर्नमेंट जो है वो देखती है कि मनी सप्लाई, अच्छा देखा मैंने, मनी डिमांड बढ़ जाती है जब, तो वो क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप होता है जब मनी डिमांड इन्फिनिट हो जाती है। तो कोशिश फिर गवर्नमेंट करती है कि इस तरह से मनी सप्लाई हो। लेकिन बात ये, अगर मनी सप्लाई भी बढ़ जाए और मनी सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब क्या होता है? हमें पता है कि मॉनेटरिस्ट यही बात बोलते थे। केन्जियन और मॉनेटरिस्ट में बस यही फर्क था। वो कहते थे गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि उस सूरत में इन्फ्लेशन हो सकती है। और केन्जियन कहते थे करे, और मॉनेटरिस्ट कहते थे करे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अब जब मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाए, तो उसके भी नुकसान है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन होगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करती है गवर्नमेंट? तो देखो, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट बहुत से इकदाम कर सकती है, और हमें पता है फिस्कल पॉलिसी के जरिए किस तरह हम इकोनॉमी को संभालते हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखा है, तो यहीं पे लेक्चर रोक दो, कुछ भी आगे मैं नई बात नहीं बताने वाला। बात सिर्फ ये है कि देखो, अगर जब हमें पता है कि अब इस बारी मार्केट में जब पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, हमने उनसे वो छीनना है। पहले तो हम उनकी जेब से निकलवाना चाहते थे, अब हम चाहते हैं वो जेब में ही वापस डाल दें। तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे बॉन्ड्स जो हैं, उनको बेचा जाता है, बॉन्ड्स को। इसको कहते हैं, जहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस कह रहे हैं कि ओपन मार्केट हम बॉन्ड्स बेचते हैं। तो जब बॉन्ड्स बेचते हैं, तो क्या हम करते हैं? मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? अगर 1 अरब के बॉन्ड्स बेचे हैं, 1 अरब ज़्यादा है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन चलो 1 अरब के बॉन्ड्स बेचे हैं, तो 1 अरब लोगों से पैसा लिया है ना। अब लोगों का पैसों की कमी हो गई। अब वो बॉन्ड्स जो है उनके पास होंगे। अब जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो लोग कुछ खरीदेंगे नहीं। ठीक है, वो हर चीज़ नहीं दे देंगे ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन कम से कम बाकी चीज़ों की डिमांड तो कम होगी। जो महँगे-महँगे ब्रांड्स हैं, उनकी तो डिमांड कम होगी, कि लोग बॉन्ड्स खरीद चुके हैं। उन्होंने खरीदा क्यों? क्योंकि उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था ना। तो बॉन्ड्स खरीदे उन्होंने, उनके पास पैसों की कमी हुई। अब इस पैसे की कमी की वजह से जो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी है, वो भी कम हो जाएगी, और उससे डिमांड कम होगी, डिमांड से फिर प्राइस लेवल कम हो जाएगा चीज़ों का, और इस तरह से इन्फ्लेशन अपनी जगह पे आ जाएगी। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगेगा कि यार यही सप्लाई ऑफ मनी हम जो कम करने लगे हैं, ये बहुत कम हो रही है, कि बहुत से लोग बॉन्ड्स जो हैं वो खरीद रहे हैं, और अब कोई मार्केट में पैसे खर्च नहीं करना चाह रहा, बिज़नेसमैन हम पे जी वो चढ़ाइयाँ कर रहे हैं कि आपने क्या किया है, हमारा कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदना चाह रहा। अब क्या हो रहा है कि हर चीज़ की प्राइस कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे, तो फिर जो स्टॉक है उसको खराब होने से बेहतर है लोग उसको जल्दी-जल्दी से सेल लग जाती है, फिर वो निकाल रहे हैं। फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाती है। ये सब ना सुनने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अब देखो, कोई बंदा कहे कि मैंने मनी सप्लाई इतनी कंट्रोल कर दी कि प्राइस लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई, बहुत गिर गई। तो क्या मज़ेदार मुल्क होगा ना? ऐसा नहीं है। इसका मतलब मुल्क बहुत गरीब है। कि अगर किसी जगह प्राइस लेवल कम होता है, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो जगह अच्छी है या फिर वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है। अच्छी इकोनॉमी का मतलब है बेस्ट प्राइस होना चाहिए, सूटेबल प्राइस होना चाहिए। आप इकोनॉमी में सिर्फ़ खरीदार को तो नहीं देखते ना, दुकानदार को भी तो देखते हो, वो तो आपके मुल्क का बंदा है ना। अगर दुकानदार जिस कॉस्ट के साथ सामान बना रहा है, वो कॉस्ट ही कवर नहीं होती उसकी, तो क्या वो आपके मुल्क का बंदा नहीं है? क्या उसकी भी खरीदो-फ़रोख्त का ज़िम्मा आपके पास नहीं है? मतलब इकोनॉमी दुकानदार से भी तो चल रही है। अगर हम हर चीज़ की प्राइस को बहुत ज़्यादा डाउन कर देंगे, तो खरीदार को खुशी है, लेकिन ये खुशी कब तक है? वो बनाने वाले बनाएँगे नहीं सामान, और उसके बाद जो पूरे मुल्क का हाल होगा, वो देखने वाला होगा। तमाम बिज़नेसेस बंद हो जाएँगे, और उसके बाद मुल्क पर गुर्बत का ठप्पा लग जाएगा कि इन लोगों के पास तो खरीदने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी फ़ॉरेन कंट्रीज़ देखेंगे क्या बात है यार, प्राइस लेवल कम है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वहाँ बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं। उनको पता है प्राइस लेवल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो मुल्क अच्छा है या बुरा है। अगर वो मुल्क वाक़ई स्टेबल होता, तो प्राइस भी स्टेबल होती। ऐसी प्राइस जिस पे कुछ मुनाफ़ा दुकान वाले को भी होता, बिज़नेसमैन को भी होता,
और उसके बाद ये गैर मुनासिब ही ना होता खरीदने वाले के लिए। तो फिर इस तरह से होता है कि जब डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है और प्राइस बहुत कम हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं गवर्नमेंट, वो जो बॉन्ड्स खरीदे थे उन्होंने सॉरी वो बॉन्ड्स बेचे थे पैसे लेकर और अब वो उनको वापस दे देंगे, पैसे और बॉन्ड्स उनसे खरीद लेंगे। तो लोगों के पास जो है वो पैसे आ जाएँगे, बॉन्ड्स हुकूमत के पास चले जाएँगे, तो फिर लोगों के पास पैसे जब आएँगे तो ज़ाहिर है जब पैसे आते हैं तो फिर हम जो दिल करता है वो करते हैं। तो वो जाएँगे, एक सामान खरीदेंगे और उससे जो प्राइस लेवल बहुत गिरने वाली थी और मुल्क का बुरा हाल होने वाला था, बिज़नेसेस बंद होने वाले थे, वो मुल्क ही छोड़ रहे थे, शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, तो वो नहीं किया। खैर डिफ़ॉल्ट से याद है। अच्छा, तो श्रीलंका, मेरा मतलब 2000 खैर। अच्छा तो फिर इस तरह होता है कि हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती डिमांड बढ़वाती है क्योंकि वो लोगों को पैसे दे देते हैं और फिर लोग सामान वो खरीदने लग जाते हैं और इससे क्या होता है मनी सप्लाई दोबारा से बढ़ने लग जाती है। तो ये कुछ मेजर्स थे जो हमें बताते हैं कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है, जो कि गवर्नमेंट को हर सूरत ही अदा करना चाहिए, इसके बगैर इकोनॉमी नहीं चल सकती। दोस्तों ये था चैप्टर मनी जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी घटिया और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी हमने इसको पढ़ लिया किसी तरह। तो अल्लाह हाफ़िज़।